रेप्लिकेशन चल रहा था, तो अभी हम लोग को प्रूव करना है कि डीएनए रेप्लिकेशन जो होता है वो सेमी कंजर्वेटिव होता है। तो पहले थोड़ा सा ओवरव्यू कर देते हैं कि डीएनए रेप्लिकेशन में हुआ क्या था। ओवरव्यू कर रहे हैं, ये आपका प्रोसेस नहीं है डीएनए रेप्लिकेशन का, जस्ट आपको दिखाना चाहते हैं कि डीएनए रेप्लिकेशन को सेमी कंजर्वेटिव हम लोग क्यों बोलते हैं और उसको प्रूव किया जाएगा, साइंटिफिकली उसको प्रूव किया जाएगा। सबसे पहले डीएनए जो होता है वो डबल स्ट्रैंडेड होता है, राइट, और एंटी पैरेलल होता है। तो एक का डायरेक्शन 5 प्राइम टू 3 प्राइम होगा, यानी आपने 5 प्राइम टू 3 प्राइम लिया तो इसका इस स्ट्रैंड का 5 प्राइम टू 3 प्राइम अपोजिट में चलेगा, इसका चला ऐसे तो इसका चलेगा नीचे से ऊपर, तो ये हो जाएगा ऐसे 5 प्राइम टू 3 प्राइम, तो एंटी पैरेलल हो गया। पैरेलल इसलिए क्योंकि ये दोनों जो आपका स्टैंड है एक दूसरे को कट नहीं करेगा, इसलिए कि पैरेलल है। एंटी इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसका डायरेक्शन 5 प्राइम टू 3 प्राइम ऊपर से नीचे है, तो इसका 5 प्राइम टू 3 प्राइम क्या है, नीचे से ऊपर है, तो दोनों एक दूसरे का अपोजिट हो गया, लाइक दिस। ये जैसे सपोज दैट ये कैप 5 प्राइम है तो ये 3 प्राइम हो गया, तो ये 5 प्राइम टू 3 प्राइम ऊपर से नीचे हुआ, तो ये कैप इसका फिर 5 प्राइम हो तो ये 3 प्राइम हो तो ये नीचे से ऊपर होगा। तो इस तरीके से जो अरेंजमेंट होगा जो एक दूसरे को कट नहीं करेगा वो एंटी पैरेलल होगा। और हेलिक्स डीएनए डबल हेलिक्स, तो एक होता है पैरेलल और एक होता है कि डबल हेलिक्स है, तो हेलिक्स से मतलब इस तरह का स्पाइरल अरेंजमेंट होना चाहिए, हेलिकल अरेंजमेंट होना चाहिए, क्लियर। तो यहाँ पे हो गया कि ये आपका जो डीएनए होता है ये एंटी पैरेलल होता है, क्लियर। अब ये स्ट्रैंड और ये स्ट्रैंड आपस में जुड़े होते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड के मदद से, किसके मदद से, तो हाइड्रोजन बॉन्ड के मदद से। तो वो हाइड्रोजन बॉन्ड जो होता है वो बेस पेयर के बीच में होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड किसके बीच में होता है, बेस पेयर। तो हाइड्रोजन बॉन्ड जो होता है आपका, जो हाइड्रोजन बॉन्ड होगा वो बेस पेयर के बीच में होगा। हमने बहुत क्लियर आपको कर रखा है, ये बायो मोलिक्यूल जब चल रहा था, तो हाइड्रोजन बॉन्ड जो होगा वो बेस पेयर के बीच में होगा, यानी जो बेसिस होंगे बेस पेयर के बीच में होगा। तो अब यहाँ पे हम लोग कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा क्लियर करते हैं। तो बेस पेयर के बीच में होगा, यदि एडेनिन बेस होगा तो 2 हाइड्रोजन बॉन्ड होगा और थायमिन उसका कॉम्प्लीमेंट्री बेसिस होगा, तो ये दोनों मिलाकर के बेस पेयर हो गया। और यदि ग्वानिन बेस होगा तो 3 हाइड्रोजन बॉन्ड होगा साइटोसिन के साथ में, या अपोजिट करके बोल दीजिए, साइटोसिन बेस होगा तो ग्वानिन के साथ में 3 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा, या आप ऐसे बोल सकते हो ग्वानिन बेस होगा तो साइटोसिन के साथ में 3 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा, एडेनिन बेस होगा तो थायमिन के साथ में 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा, या थायमिन होगा तो एडेनिन के साथ में 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा, ये क्लियर। तो उस तरीके से यहाँ पे हम लोग अपने से क्या करते हैं कि एक सीक्वेंस कुछ लिख लेते हैं। और डीएनए में 4 टाइप के बेस मिलते हैं, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन एंड थायमिन। 5वां बेस डीएनए में नहीं मिलता। तो ये ऑलवेज इस तरह का बेस आपका प्रेजेंट होगा, कोई भी डीएनए होगा तो यूरासिल नहीं मिलेगा। क्या नहीं मिलेगा? यूरासिल नहीं मिलता है। जब भी मिलेगा तो एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन एंड थायमिन। और थायमिन इज द स्पेसिफिक बेस फॉर डीएनए। मैं बहुत बार इसको बता रखा हूं, इसलिए करके अब यहाँ पे आप क्लियर करते हैं कि यदि सपोज अपने मन से हमने कोई बेस ले लिया, एक स्ट्रैंड का बेस ले लिया AGCTC ले लिया, तो हमको डीएनए का दूसरे स्ट्रैंड का बेस नहीं भी दिया हुआ रहेगा तो हमको पता चल जाएगा, क्योंकि कंप्लीमेंट्री लिखते हैं। जैसे यहाँ A है तो A का कंप्लीमेंट्री T होता है, तो हम दूसरे साइड में T लिखेंगे। यदि G है तो कंप्लीमेंट्री G का C होता है, और यदि C है तो उसका कंप्लीमेंट्री Z होगा, तो Z हो गया। T है तो उसका कंप्लीमेंट्री A होगा, और फिर C है तो उसका कंप्लीमेंट्री C होगा। तो इस तरीके से आपका जो डीएनए होता है वो डीएनए आपका एंटी पैरेलल अरेंजमेंट होता है। और ये जो आपका स्टेप्स बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं? स्टेप्स। ये जो बेस पेयर होता है ये स्टेप्स हो गया। और ये जो आप सॉलिड लाइन देख रहे हो ना, ये सॉलिड लाइन बना हुआ है, इसको बैकबोन बोलते हैं। इसी के भरोसे डीएनए आपका खड़ा रहता है, यानी हेलिक्स के फॉर्मेट पर रहता है। ये बैकबोन हो गया। ये जो सॉलिड लाइन आप देख रहे हो इसको आप बैकबोन बोलते हो। ये आपका कहलाता है बैकबोन, जिसके भरोसे ये डीएनए होता है। ये बैकबोन जो होता है ये शुगर और फॉस्फेट का बना होता है। तो इधर से फॉस्फेट, शुगर, और बीच में जो ये आप देख रहे हो तो ये बेस होता है। तो बेस क्या होता है ना, स्टेप्स बना रहता है, एक सीढ़ी का स्टेप्स, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड लग जाएगा। इस तरीके से ये हाइड्रोजन बॉन्ड हो जाएगा। तो ये जो हाइड्रोजन बॉन्ड हो जाएगा तो ये इसके स्टेप्स बन जाएंगे। और ये जो बेस है ये आपका बैकबोन है। ये बैकबोन में मात्र फॉस्फेट और शुगर होगा, और यहाँ पे बेस इसमें नहीं होगा। बेस स्टेप्स का काम करेगा। तो बैकबोन में केवल आपका क्या हो गया, फॉस्फेट एंड शुगर, और बेस जो होगा ये स्टेप्स बना देगा। ये तो डीएनए का इतना कुछ हम लोग ने बता रखा है, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं है। डीएनए रेप्लिकेशन भी आपको करवाया है। अब उस डीएनए रेप्लिकेशन में हमको डीएनए सेमी कंजर्वेटिव होता है, ये एकदम क्लियर हमको प्रूव करना है। तो पहले प्रूव करने के पहले हम लोग देखते हैं कि डीएनए रेप्लिकेशन हुआ क्या था। तो ये अभी हमारा एक डीएनए है। तो एक डीएनए में 2 स्ट्रैंड है, और दोनों स्ट्रैंड टेम्पलेट का काम करेगा। पहली बात, यदि आप डीएनए रेप्लिकेशन करते हो
यदि आप डीएनए रेप्लिकेशन करते हो तो डीएनए रेप्लिकेशन में क्या क्या बातें हो रही है आप इसको ध्यान से देखिए। डीएनए रेप्लिकेशन में दोनों स्ट्रैंड रेप्लिकेशन में दोनों स्ट्रैंड यानी बोथ स्ट्रैंड जो है वो टेम्पलेट का काम करेगा। बोथ स्ट्रैंड आपका टेम्पलेट का काम करेगा। टेम्पलेट का मतलब हो गया सांचा, यानी जिसके हिसाब से न्यू डीएनए का सिंथेसिस होगा, मतलब वैसा फ्रेम जिसके मदद से दूसरे डीएनए का सिंथेसिस होगा, तो उसको बोलते हैं टेम्पलेट स्ट्रैंड। लेकिन डीएनए रेप्लिकेशन में दोनों स्ट्रैंड टेम्पलेट का काम करता है, जबकि ट्रांसक्रिप्शन में एक स्ट्रैंड टेम्पलेट का काम करता है। क्लियर हो गया? तो अब क्या हो गया, यहाँ पे हमारे पास में दो स्ट्रैंड है और दोनों स्ट्रैंड टेम्पलेट का काम करेंगे। तो हम लोग शॉर्टकट कर रहे हैं, इसलिए करके हम क्या किए, इस दोनों स्ट्रैंड को सेपरेट कर दिए। ऐसा नहीं होगा कि एक ही बार में पूरा स्ट्रैंड सेपरेट हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। पार्शियली सेपरेट होता है, वहां पे डीएनए रेप्लिकेशन होता है, हम आपको पहले ही पढ़ा रखे हैं, आप देखिएगा उसमें क्लियर। उसके बाद फिर वहां जब सिंथेसिस हो जाएगा तो फिर आगे दोनों स्ट्रैंड सेपरेट होगा, फिर वहां डीएनए रेप्लिकेशन होगा। इस तरीके से स्टेप बाय स्टेप डीएनए रेप्लिकेशन आपका होता रहता है। तो यहाँ पे क्योंकि हम लोग शॉर्टकट कर रहे हैं, इसलिए करके एक ही बार में दोनों स्ट्रैंड को हम लोग यहाँ से क्या कर दिए, सेपरेट कर दिए। आइए, दोनों स्ट्रैंड हमारा सेपरेट हो गया, ध्यान से देखिएगा। तो एक स्ट्रैंड हो गया 5 प्राइम टू 3 प्राइम, मैं यहाँ पे लिख दिया 5 प्राइम टू 3 प्राइम। और दूसरा जो स्ट्रैंड है वो भी आपका है नीचे से 5 प्राइम टू 3 प्राइम, इसलिए कि इसको एंटी पैरेलल हमने बोला, ये 5 प्राइम टू 3 प्राइम हो गया। अब यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या लगाना है कि ये जो बेसिस है, ये बेसिस यहाँ पे लिख दिया। क्लियर हो गया? तो ये बेसिस इस पे जो है ये हो गया एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थायमिन एंड देन साइटोसिन। और इधर वाला जो बेसिस है, इधर वाला जो बेसिस है, इस पे हो गया थायमिन, साइटोसिन, गुआनिन, एडेनिन एंड गुआनिन। कोई दिक्कत नहीं है? अब यहाँ पे आपका कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर है, कोई डाउट इसमें नहीं है। तो अब आइए आगे हम लोग इसको करते हैं। अब ये हमारा ये भी टेम्पलेट स्टैंड है, ये भी टेम्पलेट स्टैंड है, मैं यहाँ लिख भी दे रहा हूँ, ये टेम्पलेट स्टैंड आपका हो गया। दोनों स्टैंड टेम्पलेट का काम किया, ये आपका टेम्पलेट स्टैंड हो गया। और ये भी आपका टेम्पलेट स्टैंड हो गया, ये भी आपका टेम्पलेट स्टैंड है, ये भी आपका टेम्पलेट स्टैंड। दोनों टेम्पलेट स्टैंड है, दोनों टेम्पलेट का काम कर रहा है। अब इसी दोनों पे क्या होगा कि नया स्टैंड की सिंथेसिस होगी। तो यहाँ पे नया स्टैंड की सिंथेसिस होगी तो एंटी पैरेलल सिंथेसिस होगी। जैसे ये स्टैंड 5 प्राइम टू 3 प्राइम है, तो इस स्टैंड, ये जो स्टैंड होगा ये चलेगा इधर से 5 प्राइम टू 3 प्राइम, ताकि एंटी पैरेलल हो जाए। और इधर भी ये 5 प्राइम टू 3 प्राइम है, तो यहाँ पे भी आपका जो चलेगा तो 3 प्राइम टू 5 प्राइम आपका चलेगा। तो 3 प्राइम टू 5 प्राइम नीचे से चलेगा, यहाँ हो गया 3 प्राइम और ये हो गया 5 प्राइम। अब ये एंटी पैरेलल हो गया, ये 5 प्राइम टू 3 प्राइम ऊपर से नीचे और ये 5 प्राइम टू 3 प्राइम नीचे से ऊपर। तो ये दोनों स्टैंड एंटी पैरेलल और ये दोनों स्टैंड एंटी पैरेलल। ये 5 प्राइम टू 3 प्राइम ऊपर से नीचे और ये 5 प्राइम टू 3 प्राइम नीचे से ऊपर, एंटी पैरेलल हो गया। और इसका कॉम्प्लीमेंट्री बेसिस आएगा, ए है तो टी, जी है तो सी, सी है तो सी, टी है तो ए और सी है तो सी। वही बात यहाँ पे होगा, टी है तो ए, सी है तो जी, जी है तो सी, ए है तो टी और जी है तो सी, इस तरीके से आएगा। तो यहां तो आपको देख के लग रहा है कि एक स्टैंड ओल्ड है, एक स्टैंड न्यू है, ब्लू वाला स्टैंड न्यू हो गया, ये स्टैंड ओल्ड है, ये स्टैंड न्यू है। तो इस तरीके से ये पता चलता है कि जो मदर का डीएनए था उसमें से एक स्टैंड न्यू डीएनए में कंजर्व हो गया, मतलब वो स्टैंड उस डीएनए में सुरक्षित रह गया और दूसरा स्टैंड दूसरे डीएनए में सुरक्षित हो गया। क्लियर हो गया? तो यदि एक डीएनए से आप जब दो डीएनए बनाए तो उसमें हर बार यही होगा कि एक स्टैंड ओल्ड होगा, एक स्टैंड न्यू होगा। तो ये जो ब्लैक वाला जो स्टैंड है ये ओल्ड हो गया और ये जो स्टैंड हो गया, ये जो आपका ब्लू वाला स्टैंड बन रहा है ये न्यू स्टैंड है दोनों केस में, और ये ब्लैक वाला जो ये ओल्ड है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि एक ओल्ड स्टैंड रह रहा है किसी डीएनए में, एक न्यू स्टैंड रह रहा है किसी डीएनए में। तो यही हमको प्रूव करना है कि डीएनए रेप्लिकेशन सेमी कंजर्वेटिव। तो अब यहाँ पे बोलते हैं सेमी कंजर्वेटिव, सेमी कंजर्वेटिव। तो ये सेमी कंजर्वेटिव का क्या मतलब हो गया? तो सेमी मतलब होता है आधा, सेमी का मतलब आधा और कंजर्व का मतलब सुरक्षित। तो यानी ये जो ओल्ड डीएनए था, मदर डीएनए था, उसका एक स्टैंड एक डीएनए में कंजर्व हो, सुरक्षित हो गया और दूसरा स्टैंड को बनाना पड़ गया। उसी तरीके से ये स्टैंड इसमें सुरक्षित हो गया और दूसरा स्टैंड को हमको बनाना पड़ गया। तो सेमी कंजर्वेटिव का मतलब होता है, सेमी का मतलब होता है आधा और कंजर्वेटिव मतलब कंजर्व, कंजर्व मतलब सुरक्षित। यानी
एक स्टेन को यहाँ पे सुरक्षित किया। तो ये तो थ्योरेटिकली आपको समझा दिया, आपको देख करके भी थ्योरेटिकली लग रहा है कि ये चीजें सही है, लेकिन थ्योरी का कोई वैल्यू साइंस में नहीं होता। इसको एक्सपेरिमेंटली प्रूव करना पड़ेगा कि जो डीएनए रेप्लिकेशन होता है वो सेमी कंजर्वेटिव होता है, यानी उसमें से एक स्ट्रैंड ओल्ड होगा और एक स्ट्रैंड न्यू होगा, यानी सेमी कंजर्वेटिव होता है। तो इसको ऐसे प्रूव करना पड़ेगा कि एक स्ट्रैंड ओल्ड होगा किसी भी डीएनए में और एक स्ट्रैंड न्यू होगा। ये आपको प्रूव करना पड़ेगा कि एक स्ट्रैंड ओल्ड होगा और एक स्ट्रैंड न्यू होगा किसी भी डीएनए में, तब आप बोलोगे कि डीएनए रेप्लिकेशन सेमी कंजर्वेटिव होता है। तो मेरा आज एम फिक्स हो गया कि डीएनए रेप्लिकेशन सेमी कंजर्वेटिव होता है, इसको प्रूव करना है। तो साइंस में किसी भी चीज को प्रूव करने के लिए हमको इंस्ट्रूमेंट वगैरह लेना पड़ेगा, रॉ मटेरियल लेना पड़ेगा। तो हम सबसे पहले देखेंगे कि हमको सेमी कंजर्वेटिव प्रूव करने के लिए किस किस चीजों की रिक्वायरमेंट अभी है। क्लियर हो गया? गोल हो गया कि डीएनए रेप्लिकेशन सेमी कंजर्वेटिव होता है, इसको प्रूव करना। तो आइए, हमारा अभी गोल है कि डीएनए रेप्लिकेशन सेमी कंजर्वेटिव होता है, डीएनए रेप्लिकेशन सेमी कंजर्वेटिव होता है, इसको प्रूव करना है। सेमी कंजर्वेटिव होता है, इसको हमको प्रूव करना है। सेमी कंजर्वेटिव होता है, ये प्रूव करना है। तो इसके लिए हमको रिक्वायरमेंट क्या होगा, हम इसको देखेंगे कि इसके लिए हमको क्या क्या चाहिए। पहले रिक्वायरमेंट को क्लियर कर लेते हैं कि रिक्वायरमेंट क्या क्या है। रिक्वायरमेंट, और सबसे पहले ये डीएनए रेप्लिकेशन सेमी कंजर्वेटिव होता है, इसको किसने प्रूव किया? तो मेशरसन एंड सटल, शॉर्ट में बोल दिया मेशरसन एंड सटल। तो इस डीएनए रेप्लिकेशन को सेमी कंजर्वेटिव प्रूव करने वाला जो साइंटिस्ट था, वो दो साइंटिस्ट मिलकर के किए थे, मेशरसन एंड सटल। शॉर्ट में आपको लिख दिया मेशरसन एंड सटल। क्लियर हो गया? तो आपसे यदि कोई पूछे, क्वेश्चन नीट पूछता है कि डीएनए रेप्लिकेशन सेमी कंजर्वेटिव होता है, तो इसको किसने प्रूव किया? तो मेशरसन एंड सटल ने प्रूव किया। तो इन्होंने क्या क्या चीज लिया, उनको किस किस चीज की जरूरत पड़ी डीएनए रेप्लिकेशन को सेमी कंजर्वेटिव प्रूव करने के लिए, तो पहले ये जानना हमको बेसिक बहुत जरूरी है। तो उन्होंने डीएनए रेप्लिकेशन को जो सेमी कंजर्वेटिव प्रूव किया है, उन्होंने प्रूव किया है इस्टेरिया कोलाई लेकर के। तो उनका जो एक्सपेरिमेंटल मॉडल था वो था ई कोलाई। जिस बैक्टीरिया में उन्होंने क्या किया है कि डीएनए रेप्लिकेशन को सेमी कंजर्वेटिव प्रूव किया है, उस बैक्टीरिया का नाम था ई कोलाई। हो गया। दूसरा, उनको लेना पड़ा लेबलिंग एजेंट। लेबलिंग एजेंट क्या है? तो किसी भी चीज को हम लोग क्या करते हैं ना कि लेबल कर देते हैं। तो लेबल कर देने से क्या होता है कि आपको पता चल जाता है कि ये चीज यहाँ पे है। जैसे मान लीजिए, आप अपने रसोई घर का ही बात कीजिए। रसोई घर में आपने 4 डब्बा खरीदा है और चारों डब्बा देखने में लुक वाइज एक ही जैसा है और चारों में डिफरेंट डिफरेंट चीज भरी हुई है। किसी में नमक है, किसी में चीनी है, किसी में चापत्ती है, किसी में हल्दी आप रख रखे हो। तो चारों में आप क्या किए हो कि अलग अलग चीज रखे हुए हो। तो तुम जो अलग अलग चीज रखे हुए हो, तो किसी को यदि तुम बोलोगे कि यहाँ से नमक लेकर के आओ, तो उसको क्या करना पड़ेगा? ये चारों डब्बा ओपन करके देखना पड़ेगा कि किसमें नमक है। लेकिन आप यदि यहाँ पे नमक को आप यहाँ पे लेबल कर देते हैं डब्बे के ऊपर कि ये साल्ट, तो आप उसको खोल के देखने की जरूरत नहीं, आसानी होगी। तो लेबलिंग हम लोग इसलिए करते हैं ताकि हमको पता चल जाए कि कौन सा चीज किस जगह पे है। तो लेबल करने का पर्पस ही यही होता है। आप इसको यदि लेबल कर दीजिएगा तो बड़ा आसानी हो जाएगा कि किस डब्बे में नमक है, किस डब्बे में चीनी है, किस डब्बे में चायपत्ती और किस डब्बे में हल्दी है। ये आपको इजी वे में पता चल जाएगा। तो हमको यहाँ पे क्या करना है कि डीएनए रेप्लिकेशन को सेमी कंजर्वेटिव प्रूव करना है। तो एक स्ट्रैंड ओल्ड है, एक स्ट्रैंड न्यू है। तो ये जो प्रूव करना है, तो इसके लिए हमको चाहिए था लेबलिंग एजेंट। हम लोग लेबल कर सके, स्ट्रैंड को क्या कर सके? लेबल। तो उससे ये पता चल जाए कि कौन न्यूली फॉर्म स्ट्रैंड है, कौन ओल्ड स्ट्रैंड है। दो चीज को हमको क्लियर करना है, एक ओल्ड स्ट्रैंड को क्लियर करना है, एक जो न्यूली बन रहा है उसको क्लियर करना है। तो ये हमको लेबलिंग एजेंट मदद करेगा कि स्ट्रैंड किस नेचर का है, न्यू फॉर्म है या ओल्ड फॉर्म है। तो वो लेबलिंग एजेंट की मदद से पता चल जाए। अब ये जो लेबलिंग एजेंट होता है, क्योंकि हम बायोटेक को यहां से जोड़ना है और इसके बाद बायोटेक बहुत आसान हो जाता है पूरा मॉलिक्यूलर बायोलॉजी खत्म होने के बाद, तो इस लेकर के एकदम यहीं पे मेहनत कर रहा हूं। अब ये जो लेबलिंग एजेंट होगा, ये दो टाइप का हो सकता है। एक आप रेडियो लेवल कर सकते हो और एक नॉन रेडियो लेवल हो जाएगा। क्लियर हो गया? तो रेडियो लेवल करोगे तब तो उसमें रेडियो एक्टिविटी होगा।
तो रेडियो एक्टिविटी यानी रेडियो एक्टिव मटेरियल ले करके तब हम लोग लेबलिंग करेंगे। तो उसको देखने के लिए हमको चाहिए ऑटो रेडियोग्राफी। तो हम लोग रेडियो लेबलिंग भी करेंगे, लेकिन वो करेंगे कब, जब हमको ये प्रूव करना पड़ेगा कि डीएनए जो होता है वो जेनेटिक मटेरियल होता है, और हर्शी चेस के एक्सपेरिमेंट में तो वो भी आ जाएगा, वहां पे आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे इन्होंने लेबलिंग किया है, रेडियो लेबलिंग नहीं किया है। इन्होंने आइसोटॉप लेबलिंग किया है, नॉन रेडियो लेवल। क्लियर हो गया? यहाँ पे इन्होंने लेबलिंग एजेंट के रूप में आइसोटोप का यूज किया है। ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे लेबलिंग एजेंट के रूप में इन्होंने जो लेबलिंग एजेंट के रूप में यूज किया है, तो इन्होंने आइसोटॉप यूज किया है, नॉन रेडियो लेवल आइसोटॉप। क्लियर हो गया? अब यहाँ पे देखिएगा, ये नॉन रेडियो लेवल है, बार बार मैं बता रहा हूं। आइसोटोप दो टाइप के हो सकते हैं, रेडियो लेवल आइसोटोप और नॉन रेडियो लेवल आइसोटोप। यदि आप रेडियो एक्टिव सब्सटेंस लेकर के यदि आप आइसोटोप रेडियो एक्टिव सब्सटेंस का किए हैं, जैसे कार्बन का किए हैं 12 एंड 14, तो कार्बन 12 एंड कार्बन 14, तो ये रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है कार्बन 14। तो इसका मतलब क्या हो गया कि आप इसको लेकर के यदि आप लेबलिंग कर रहे हैं कार्बन 12 एंड कार्बन 14, तो ये रेडियो आइसोलेबल हो जाएगा। कौन सा आइसोलेबल हो जाएगा? रेडियो आइसोलेबल, क्योंकि यहाँ पे रेडियो लेबलिंग आप कर रहे हैं। क्लियर हो गया? तो हम लोग यहाँ पे नॉन रेडियो लेवल आइसोटॉप का यूज कर रहे हैं। और आपके केमिस्ट्री के सर बहुत अच्छे से पढ़ा रखे हैं कि आइसोटॉप का क्या मतलब होता है। तो यहाँ पे दो वर्ड यूज किया जा रहा है, एक वर्ड आपका आ रहा है आइसो, और आइसो कहीं भी होता है, इसका होता है सेम, चाहे फिजिक्स में यूज कर लीजिए चाहे केमिस्ट्री में यूज कर लीजिए। जैसे आप बोलते हो आइसोथर्मल, आप ही बोलते हो, हमारा भी आएगा बायोलॉजी, हमारा आएगा नहीं, हमारा आ गया इकोलॉजी में। क्लियर? तो यहाँ पे जैसे आप बोलते हो आइसो का मतलब होता है सेम, तो आप फिजिक्स में सर पढ़ाएंगे हीट में, थर्मोडायनामिक्स में कि आइसोथर्मल प्रोसेस क्या होता है। तो आइसो का मतलब वहां हो जाएगा सेम, और थर्मल का मतलब हो जाएगा टेम्परेचर। अब यहाँ पे केमिस्ट्री में भी सर के पास आ रहा है, अब क्या आ रहा है कि यहाँ पे आइसोटॉप लिखा हुआ है, तो आइसो का मतलब यहाँ पे क्या कर दिए सेम, और टॉप का मतलब कर दीजिए क्या, तो एटॉमिक नंबर। क्लियर हो गया? एटॉमिक नंबर, या टॉप में कर दीजिए आप एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर। तो अब यहाँ पे क्या हो गया, अब यहाँ पे कॉन्सेप्ट को थोड़ा क्लियर कीजिए। तो यानी हम लोग जो लेबलिंग एजेंट ले रहे हैं उसका एटॉमिक नंबर सेम होगा, तो डिफर क्या होगा, एटॉमिक मास। क्लियर हो गया? चलिए, आपका बेसिक तो बहुत स्ट्रॉन्ग है, हमने पढ़ा रखा है आपको बहुत सारा चीज, और केमिस्ट्री वाले सर आपको पढ़ाते होंगे कि यहाँ जो आप यदि कोई एटम का रिप्रेजेंटेशन करते हैं, जैसे यहाँ पे मैं रिप्रेजेंटेशन कर दिया, सपोज दैट यहाँ पे हमने एक एटम लिया X। क्लियर हो गया? तो इसका जो एटॉमिक नंबर होगा, एटॉमिक नंबर होगा वो आपका कहाँ लिखाता है, नीचे या ऊपर? तो नीचे लिखाता है, उसको Z से लिख देते हैं, उसको आप Z से लिख देते हो, और एटॉमिक मास को किससे लिख देते हो, A से। तो डाउट हो गया? तो ये Z एटॉमिक नंबर बताता है, यानी पीरियोडिक टेबल में इसका नंबर क्या है ये बता रहा है आपका एटॉमिक नंबर। ये हो गया एटॉमिक नंबर। और ये A जो है ये एटम X है, इसमें Z बता रहा है एटॉमिक नंबर, और ये A जो है ये बता रहा है एटॉमिक मास। एटॉमिक मास एकदम क्लियर करिएगा। आपको इस सर केमिस्ट्री के सर पढ़ा रखे हैं, तो बस जस्ट हम उसी को रिपीट कर रहे हैं ताकि थोड़ा सा आपका ओवरव्यू हो जाए और आपको ये समझ में आ जाए। केमिस्ट्री जब आ जाएगा तो ये चीज आपको क्लियर हो जाएगी। तो यहाँ पे हम आइसोटॉप लेंगे, तो आइसोटॉप किसका लेंगे, तो नाइट्रोजन का लेंगे। क्लियर हो गया? क्योंकि डीएनए के पास नाइट्रोजन होता है, और वो नाइट्रोजन नाइट्रोजिनस बेस में होता है। डीएनए इज द पॉलीमर ऑफ द न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोटाइड बना हुआ है बेस, शुगर और फॉस्फेट से, और बेस जो होगा वो नाइट्रोजिनस बेस होगा। क्लियर हो गया? और शुगर और फॉस्फेट के पास में नाइट्रोजन नहीं है। क्लियर हो गया? तो हम लोग लेबलिंग करेंगे किसको, तो नाइट्रोजन को लेवल करेंगे। अब ये नाइट्रोजन का आइसोटॉप लेबलिंग जब करेंगे तो इसके दो फॉर्म लेंगे, लेकिन दोनों नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर सेम होगा। ये भी नाइट्रोजन लिया, ये भी नाइट्रोजन लिया, दोनों का एटॉमिक नंबर जो है ये 7 ही है। क्लियर हो गया? तो यानी Z का वैल्यू दोनों के लिए 7 है, और एटॉमिक मास डिफर हो जाएगा। और वो एटॉमिक मास क्या होगा, तो एक तो नेचुरल वाला हो जाएगा 14, और दूसरा हम लोग ले लेंगे 15। लेकिन ये रेडियो एक्टिव सब्सटेंस नहीं हुआ, N15 इज नॉट ए रेडियो एक्टिव सब्सटेंस। यदि N15 रेडियो एक्टिव सब्सटेंस हो जाता तो ये कहा जाता है रेडियो आइसोलेबल या रेडियो आइसोटॉप्स।
क्लियर हो गया। तो चूंकि ये रेडियो एक्टिव सब्सटेंस नहीं है, रेडियो एक्टिव मटेरियल नहीं है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट नहीं है, इसलिए करके इसको रेडियो आइसोटॉप नहीं बोला जाता है, इसको सिंपल हम लोग आइसोटॉप बोल देते हैं। और जब आप आइसोटॉप सिंपल बोल दोगे तो वो नॉन रेडियो लेवल हो जाएगा। जब रेडियो लेवल बोलोगे तो लिखना पड़ेगा रेडियो आइसोटॉप। क्लियर हो गया। तो यहां पे क्या हो गया कि इस दोनों नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर सेम हो गया, लेकिन एटॉमिक मास डिफर हो गया, इसलिए करके इसको बोलते हैं आइसोटॉप्स। क्लियर हो गया। तो लेबलिंग एजेंट के रूप में मेसेल्सन एंड सटल ने आइसोटोप यूज किया। और किसका आइसोटोप यूज किया? तो नाइट्रोजन का आइसोटोप यूज किया। और वो नाइट्रोजन का आइसोटोप जो यूज किया उसमें से नाइट्रोजन, दोनों नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर सेम था, और उसने क्या किया है, एटॉमिक मास अलग अलग लिया, 14 एंड 15 लिया, इसलिए करके इसको बोलते हैं आइसोटोप। तो यहाँ पे इन्होंने लेबलिंग एजेंट के रूप में नाइट्रोजन का आइसोटोप को यूज किया। इसको मिटा देते। तो यहाँ पे लेबलिंग एजेंट के रूप में उन्होंने नाइट्रोजन आइसोटोप यूज किया। यहाँ पे लिख दिया नाइट्रोजन का आइसोटोप यूज किया गया है, नाइट्रोजन आइसोटोप यूज किया गया। किस पे एक्सपेरिमेंट किया गया? इकोलाई के ऊपर में। इकोलाई उसका एक्सपेरिमेंटल मॉडल हो गया। और लेबलिंग एजेंट यूज किया गया है। लेबलिंग एजेंट जो है वो क्या लिया गया? आइसोटोप। किसका आइसोटोप लिया? नाइट्रोजन का लिया। क्लियर हो गया। अच्छा, ये रेडियो आइसोटोप का ही नहीं बोल रहे हैं इसको, क्योंकि यहाँ पे ये रेडियो एक्टिव सब्सटेंस नहीं है। यदि इसी जगह पे हम रेडियो एक्टिव सब्सटेंस लेते तब हम लोग इसको बोलते कि ये रेडियो आइसोटोप्स है। क्लियर हो गया। कोई डाउट नहीं। अब आइए, तो जब ये रेडियो आइसोटॉप्स होता है, अब आइए थोड़ा सा हम और समरी करते हैं। हम बायोटेक की तरफ जा रहे हैं। मेरा मोटो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी कम पढ़ाना और बायोटेक्नोलॉजी को ज्यादा पढ़ाना, मेरा मकसद यहाँ पे फिक्स है, और मैं उसी मकसद के तहत काम कर रहा हूं, क्योंकि ये सारी चीजें आई। अब यदि हम लोग लेबलिंग एजेंट यदि यूज करते हैं, ध्यान से देखिए हम कैसे समराइज कर रहे हैं। अब यदि लेबलिंग एजेंट यूज करेंगे, लेबलिंग एजेंट यदि यूज करेंगे तो ये दो टाइप का होगा। एक रेडियो लेवल होगा, रेडियो लेवल्ड होगा, और एक नॉन रेडियो लेवल्ड होगा। क्लियर हो गया। नॉन रेडियो लेवल्ड, कोई डाउट नहीं। तो जब आप किसी भी मॉलिक्यूल को रेडियो लेवल्ड करोगे तो उस मॉलिक्यूल को देखने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट यूज किया जाएगा वो होगा ऑटो रेडियो। फिर रेडियो आ गया तो समझ में आ गया कि रेडियो लेवल चीज को देखा जाए। तो यदि रेडियो लेवल आप किए हो तो उसको तुम कहां देखोगे? उसको तुम देखोगे कहां? टूसी कहां पे? तो आप टूसी कहां कर सकते हो? तो ऑटो रेडियो। अब ये रेडियो से, रेडियो समझ लेना, रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है, रेडियोग्राफी इंस्ट्रूमेंट। यानी कोई भी चीज को आप रेडियो लेवल जब कर देते हो, किसी भी बायोमोलिक्यूल को यदि आप रेडियो लेवल कर दोगे तो उस बायोमोलिक्यूल को यदि आप देखना चाहते हो, विजुअलाइज कराना चाहते हो, तो तुमको इंस्ट्रूमेंट यूज करना पड़ेगा, ऑटो रेडियोग्राफी। यहां से क्वेश्चन आता है, बड़ा सिंपल कर दिया। इसको याद क्या करना है? रेडियो खुद लगा हुआ है, तो जब रेडियो वर्ड लगा हुआ है इसका मतलब हो गया कि रेडियो लेवल सब्सटेंस को ही देखा जाएगा इस इंस्ट्रूमेंट के अंदर। क्लियर हो गया। लेकिन जब आप नॉन रेडियो लेवल यूज करते हो, नॉन रेडियो लेवल यूज करते हो, सिंपल आइसोटोप यूज करते हो, तो उस नॉन रेडियो लेवल के लिए आप एक यूज करते हो डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूज। डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूज, यानी आप यदि नॉन रेडियो लेवल यूज करते हो, और नॉन रेडियो लेवल में आइसोटोप, नॉन रेडियो लेवल में एक फिक्स कर रहा हूं, बहुत सारे नॉन रेडियो लेवल होते हैं, उसमें एक फिक्स कर दिया आइसोटोप। तो आइसोटोप यदि तुम यूज करते हो तो उसमें फिर यदि तुम उसको विजुअलाइज करना चाहते हो तो तुमको यूज करना पड़ेगा डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूज। मैं अभी आपको दिखाऊंगा। तो ये मेसेल्सन एंड सेटल ने क्या यूज किया? आइसोटोप। नॉन रेडियो लेवल या रेडियो लेवल? नॉन रेडियो लेवल। तो ये आइसोटोप यूज किया किसका? नाइट्रोजन का। तो इसलिए करके इसको देखने के लिए N14 और N15 को यदि हम लोग देखना चाहेंगे बायोमोलिक्यूल में कहां गया नहीं गया, तो उसके लिए हमको एक इंस्ट्रूमेंट यूज करना पड़ेगा, डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूज। क्लियर हो गया। तो डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूज की मदद से हम लोग आइसोटोप से बने हुए मॉलिक्यूल को डिफरेंशिएट कर सकते हैं। हमने जो आइसोटोप का यूज करके मॉलिक्यूल बनाया, डीएनए ही बनाया, तो उस डीएनए को हम लोग सेपरेट आउट कर सकते हैं कि कौन 14 वाला है और कौन 15 वाला है, कौन हाइब्रिड वाला है।
क्लियर हो गया? किसके बेसिस पे? तो डेंसिटी के बेसिस पे। क्लियर हो गया? तो डेंसिटी के बेसिस पे आप क्या कर सकते हो? सेपरेट आउट कर सकते हो कि तुम्हारा जो मॉलिक्यूल बना वो मॉलिक्यूल N14 का बना या N15 का बना या N15 का बना, ये हमें आपको दिखाएंगे। तो यहाँ पे अभी खाली इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। यदि नॉन रेडियो एक्टिव, नॉन रेडियो लेवल यदि आप आइसोटॉप यूज करोगे तो उसको सेपरेट करने के लिए, उसको विजुअलाइज करने के लिए आपको यूज करना पड़ेगा डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूज। क्लियर हो गया? कोई डाउट नहीं है? डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूज में एक डेंसिटी डेवलप किया जाता है। क्या डेवलप किया जाता है? डेंसिटी। अब वो डेंसिटी क्या होता है, ध्यान से देखिएगा। डेंसिटी को एक उसमें फिक्स किया जाता है। अब यहाँ पे जब हम लोग डेंसिटी करेंगे, डेंसिटी का ग्रेडियंट बनाएंगे, तो डेंसिटी ग्रेडियंट दो तरीके से बनाया जाता है। क्लियर हो गया? मेसेल्सन शटल क्या यूज किया था, बाद में बात करते हैं। लेबोरेटरी के अंदर यदि आप डेंसिटी ग्रेडियंट बनाना चाहते हैं तो सबसे सिंपल तरीका है जो इजी वे में अवेलेबल है, उसका नाम है सुक्रोज। क्या नाम है उसका? सुक्रोज। तो आप सुक्रोज लेकर के डेंसिटी ग्रेडियंट कर सकते हो, यानी सुक्रोज से डेंसिटी का एक ग्रेडियंट बना सकते हो। डेंसिटी का क्या बना सकते हो? ग्रेडियंट। डेंसिटी ग्रेडियंट कहने का क्या मतलब हो गया, आपको यहां पे समझ में आएगा। डेंसिटी ग्रेडियंट कहने का मतलब क्या हो गया कि ये आपका एक सुक्रोज का लेयर है। अब इस लेयर में क्या हो गया कि इस तरीके से यहां पे डेंसिटी बना हुआ है, ध्यान से देखिएगा, ये डेंसिटी बना हुआ है। इधर से जब नीचे से आप ऊपर जाओगे तो डेंसिटी घटेगा। और हिंदी भाषा में यदि सिंपल भाषा में आप बोला जाए तो डेंसिटी का मतलब होता है डेंस, मतलब कंडेंस ज्यादा, मतलब ज्यादा विस्कोसिटी वहां पे होगी। तो यदि आप नीचे से ऊपर जाओगे तो डेंसिटी डिक्रीज करेगा, और नीचे डेंसिटी क्या है? ज्यादा, उससे कम उसके ऊपर, उससे कम उसके ऊपर, उससे कम उसके ऊपर, उससे कम उसके ऊपर, और सबसे कम सबसे ऊपर में होगा। तो ये जो एक आपका पैटर्न मिला डेंसिटी का घटते हुए क्रम में, या ऊपर से आ जाओ तो बढ़ते हुए क्रम में, तो इसको हम लोग बोलते हैं ग्रेडियंट। और वो ग्रेडियंट किसके कारण है? तो डेंसिटी के कारण। तो इस तरह का ग्रेडियंट आप सुक्रोज लेकर के भी बना सकते हो। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? तो इस तरीके का डेंसिटी का ग्रेडियंट आप सुक्रोज लेकर के भी बना सकते हो। और दूसरा, आप जो मेसेल्सन एंड शटल ने जो डेंसिटी ग्रेडियंट बनाया था वो सीजियम क्लोराइड से बनाया था, यानी वो सीजियम क्लोराइड डेंसिटी ग्रेडियंट यूज कर रहा था। क्या यूज कर रहा था? सीजियम क्लोराइड डेंसिटी ग्रेडियंट। तो वो सीजियम क्लोराइड डेंसिटी ग्रेडियंट जो होगा जस्ट इसी तरीके का होगा। उसको सीजियम क्लोराइड लेकर के सोल्यूशन बना के सेंट्रीफ्यूज में घुमा दिया जाता है तो वो अपना अरेंज हो जाता है। तो जो सबसे नीचे होगा वो मोर डेंसिटी का होगा, जो सबसे ऊपर होगा वो लेस डेंसिटी का होगा। कोई दिक्कत है इसमें? पूरा क्लियर हो गया? और ये आपके पढ़ी हुई चीजें हैं, ये कोई बड़ी चीजें है नहीं, मैं आपको क्लियर समझा देता हूँ। ये आपका पढ़ा हुआ है, बस हम आपको पैटर्न बताते हैं, देखिए समझ में आ जाए। जैसे आप करते क्या हैं, जो किए भी आप हैं, एक बोतल ले लेते हैं। अब उस बोतल में क्या किए, दो चीज को भरे, एक पानी भर दिए, एक केरोसिन ऑयल भर दिए। तो एक वाटर भर दिए इसमें और एक केरोसिन ऑयल भर दिए, एक केरोसिन ऑयल भर दिए इसमें। तो केरोसिन ऑयल जो आप भर दिए और वाटर जो इसमें भरे, और भरने के बाद प्रॉपर बहुत देर तक मिक्स कर दीजिए। 2-4-5 घंटा कर सकते तो कर लीजिए। आपको लगता है कि हम इसको मिक्स कर देंगे तो आप करते रहिए। तो आप जिंदगी भर भी मिक्स कीजिएगा तो ये मिक्स होगा ही नहीं, क्योंकि दोनों का डेंसिटी अलग अलग है। वाटर का डेंसिटी ज्यादा है, मोर, किसके रिस्पेक्ट में? तो केरोसिन ऑयल के रिस्पेक्ट में। ये लेसर है, किसके रिस्पेक्ट में? तो वाटर के रिस्पेक्ट में। अब रिस्पेक्टिव होता है डेंसिटी, जो भी आप बोलते हो कि इसका ज्यादा है इसका कम, तो वो एक रिस्पेक्टिव वैल्यू है। तो अब वाटर और केरोसिन ऑयल का जो आपका डेंसिटी है, तो वाटर की डेंसिटी मोर है और केरोसिन ऑयल की डेंसिटी क्या है? लो है। तो जैसे तुम मिक्स करना छोड़ोगे तो जो भारी वाला होगा वो नीचे चला जाएगा बॉटम पे। तो अब जो ये अरेंज होगा तो क्या होगा? अरेंज में वाटर हो जाएगा नीचे, वाटर चला जाएगा नीचे और केरोसिन ऑयल आ जाएगा ऊपर, क्योंकि इसकी डेंसिटी कम है और इसकी डेंसिटी क्या है? ज्यादा है। तो ये तो आप कर रखते हो, तो वही चीज तो यहाँ पे चीजें कोई फर्क नहीं है, बस अरेंज करना आना चाहिए आपको। आप यदि सीक्वेंस को अरेंज कर सकते हैं तो वही आपकी बेहतरीन होती है। तो इस तरह के बहुत सारी चीज हमारे पास में है। हम लोग ऑफलाइन में जब मिलेंगे तो हम आपको पूछ करके क्लियर करेंगे। आप खाली ये वीडियो आप देख करके रखेंगे और इसके बाद फिर हम लोग ऑफलाइन में क्वेश्चन पैटर्न पे जाएंगे।
20 दिन भी मिलेगा तो 20 दिन आपको एक्सलेट करना पड़ेगा मेरे को, और एक्सलेट करके भेजेंगे तभी एग्जामिनेशन हॉल में क्वेश्चन। 10 दिन भी मिलेगा तो सफिशियंट है, वीडियो आपका पूरा बना दिया जाएगा, आप वीडियो को देख के रखिएगा और 10 दिन क्वेश्चन प्रैक्टिस ही चलेगा, एक क्लियर करिएगा। तो यहाँ पे बोला कि अभी यहाँ पे केरोसिन ऑयल ऊपर चला गया, यहाँ पे मैं ब्लैक से लिख रहा हूँ केरोसिन ऑयल, ये जो केरोसिन ऑयल था ये ऊपर चला गया क्योंकि इसकी डेंसिटी क्या थी, तो लो थी। वाटर कहां आ गया, नीचे आ गया, क्यों, तो इसकी डेंसिटी क्या था, हाई था। तो इसका मतलब यहाँ पे तुम जब सीजियम क्लोराइड का सोल्यूशन बनाते हो और उसको जब सेंट्रीफ्यूज करते हो तो नीचे ज्यादा डिपोजिट हो जाएगा और ऊपर क्या हो जाएगा, कम डिपोजिट होगा। तो ऊपर वाला यदि सीजियम क्लोराइड कम डिपोजिटेड होगा तो उसकी डेंसिटी क्या हो जाएगी, कम। तो इसका मतलब हो गया कि जब नीचे से तुम ऊपर जाओगे तो डेंसिटी क्या होगा, कमेगा, डेंसिटी डिक्रीज करेगा, ये डेंसिटी डिक्रीजेस, कोई डाउट नहीं। तो वो डेंसिटी ग्रेडियंट आप यदि सेंट्रीफ्यूज बनाना चाहते हो तो दो चीज लेके बना सकते हो, एक सुक्रोज, एक सीजियम क्लोराइड। सुक्रोज जो होता है ये सिंपल किसी भी लेबोरेटरी में बनाया जा सकता है, क्योंकि ये कोई भी एक्सपेरिमेंट करने के लिए ये भी ध्यान में रखना होता है कि उस एक्सपेरिमेंट का कॉस्ट कम हो, सस्ता हो। तो इस लेकर के यहाँ पे क्या कर दिया गया, सुक्रोज लेकर के बना सकते हैं, लेकिन मोर इफिशिएंट सीजियम क्लोराइड होगा, इसमें सेपरेशन बड़ा क्लियर होता है। तो इसलिए सीजियम क्लोराइड लिए थे मेसेल्सन एंड सटल। आप बोल सकते हो कि इनके लेबोरेटरी थोड़े अमीर लेबोरेटरी था, बिहार की तरह का गरीब लेबोरेटरी नहीं था। तो बिहार में क्या होता ना कि कोई भी चीज के लिए एक्सक्यूज नहीं दिया जाता है। तो इस लेकर के यहाँ पे क्या हो गया कि मेसेल्सन एंड सटल जो थे उनको, चूंकि उनके पास में बहुत सारे फाइनेंस थे, इस लेकर के उन्होंने सीजियम क्लोराइड यूज कर लिया। लेकिन आप यदि इंडिया में काम करना चाहते हैं तो ये नहीं बोल सकते मेरे पास ये नहीं तो ये काम नहीं कर सकते, आप सुक्रोज लेकर के काम कर सकते हैं और काम आपको करना पड़ेगा, क्योंकि इंडियन एक्सक्यूज नहीं देता। तो सीधी सी बातें हैं, आपको काम करना है, जो चीजें अवेलेबल है उसी से काम करना है। तो लेबोरेटरी के अंदर सुक्रोज अवेलेबल होता है। सुक्रोज क्या है, वो टेबल शुगर है, जो आप चीनी खाते हो वही चीनी है। तो उससे भी डेंसिटी ग्रेडियंट बनाया जा सकता है। यही होगा कि ये मोर इफिशिएंटली सेपरेट करेगा और ये मोर इफिशिएंटली सेपरेट नहीं करेगा, लेकिन उतना तो काम आपका परफेक्ट कर देगा कि आपको पता चल जाए कि आपका एक्सपेरिमेंट हुआ या नहीं हुआ। जब आपको लगे कि नहीं आपका एक्सपेरिमेंट हो गया तब इसको यूज कर लीजिए, आपको क्लियर हो जाएगा कि हाँ सीजियम क्लोराइड के बाद अब ये चीजें, इतना क्लियर डायग्राम आपका आ गया, तब पब्लिकेशन में वो आगे जाएगा। तो हम कुछ नहीं बोलना चाह रहे हैं, हम बस इतना बोलना चाह रहे हैं कि डीएनए रेप्लिकेशन सेमी कंजर्वेटिव होता है। इसको प्रूव किसने किया, मेसेल्सन एंड सटल ने प्रूव किया। क्या लिया उन्होंने, ई कोलाई लिया, यानी किस पे एक्सपेरिमेंट किया, तो ई कोलाई के ऊपर किया। अब ई कोलाई पे एक्सपेरिमेंट करने के लिए उसने कौन सा टेक्निक यूज किया, तो लेबलिंग टेक्निक यूज किया। उस लेबलिंग में क्या लिया, तो आइसोटोप लिया। किसका आइसोटोप लिया, तो नाइट्रोजन का आइसोटोप लिया। क्या लिया, तो 14 एंड 15। ये हो गया टेक्निक, क्लियर हो गया, इसको बोलते हैं टेक्निक। और ये जो आप डेंसिटी ग्रेडियंट बोल रहे हो, दिस वन इज द इंस्ट्रूमेंट, दिस जो कि मॉलिक्यूल को सेपरेट करता है डेंसिटी के बेसिस पे। किसके बेसिस पे, डेंसिटी के बेसिस। अभी यहाँ पे डेंसिटी ग्रेडियंट बना हुआ, यदि कोई बच्चा इस बोतल में ऊपर से पानी डाले तो ये डैम श्योर है कि पानी नीचे ही आएगा, क्योंकि उसकी डेंसिटी जहां मिलेगी उस जगह तक वो पहुंचेगा। तो पानी नीचे आएगा, पानी ऊपर कभी नहीं। लेकिन केरोसिन ऑयल है उसके ऊपर वाटर रह जाएगा, ऐसा नहीं होगा। वाटर जब आप ऊपर से डालिएगा तो केरोसिन ऑयल से होते हुए वो नीचे क्या, जहां उसकी डेंसिटी, अपना डेंसिटी मिलेगा, जहां पे वाटर रहेगा उसी जगह वो पहुंच जाएगा। क्लियर हो गया। तो यहाँ पे एक इंस्ट्रूमेंट यूज किया गया, डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूज। और वो डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूज बनाया गया किसके मदद से, तो सीजियम क्लोराइड की मदद से मेसेल्सन एंड सटल ने बनाया। और ऐसे यदि आप सिंपल लेबोरेटरी में बात करोगे तो वहां पे सुक्रोज की मदद से डेंसिटी ग्रेडियंट बना दिया था। फंक्शन दोनों एक ही जैसा करता है, लेकिन ये थोड़ा सा मोर इफिशियंट होने के कारण इसका जो पिक्चर क्वालिटी आता है सेपरेशन के बाद, वो गुड क्वालिटी का पिक्चर आता है, जो कि पब्लिकेशन में आसानी होती है। लेकिन सुक्रोज का उतना गुड क्वालिटी पिक्चर क्वालिटी नहीं आता है। तो इस लेकर के लास्ट फाइनल जब हम लोग करते हैं सीजियम क्लोराइड पे कर लेते हैं, लेकिन इन्होंने मेसेल्सन एंड सटल ने सीजियम क्लोराइड का यूज कर लिया। तो आइए, तो यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट यूज किया जाएगा, इस जगह पे इंस्ट्रूमेंट हम लोग यूज करेंगे डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूज। डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूज आपको यहाँ पे हम समझा दिए पूरा। इसके बाद आगे लेकर के चलते हैं, बस ये खत्म हो जाएगा इसके बाद। अब यहाँ पे इन्होंने एक इंस्ट्रूमेंट यूज किया जिसका नाम है डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूज। ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूज, सेंट्रीफ्यूज, यहाँ पे भी फिजिक्स लगा हुआ है। ये सेंट्रीफ्यूज मतलब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स,
सर्कुलर मोशन जब सर पढ़ाते हैं तो सर्कुलर मोशन में फिजिक्स वाले, अभी केमिस्ट्री वाले सर का बात हो गई, अब बायोलॉजी होता है, फिजिक्स केमिस्ट्री दोनों को मिलाएगा तभी बायोलॉजी होता है। अब ये फिजिक्स वाले सर की बात करते हैं। यहाँ पे लेबलिंग में केमिस्ट्री वाले सर की बात हो गई, आइसोटॉप की बात हो गई। और अब जब हमारे पास में एक इंस्ट्रूमेंट आ रहा है जिसका नाम है डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूज, तो यहाँ पे अब बात हमारी फिजिक्स की आ जाएगी। यहाँ ध्यान से देखिएगा, ये सेंट्रीफ्यूज की बात कर रहा है, ठीक है। ये सेंट्रीफ्यूज वर्ड आया कहां से, तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से आया। यहाँ होता क्या है कि फिजिक्स वाले सर जब सर्कुलर मोशन पढ़ाएंगे तो उसमें क्या कीजिए कि एक स्ट्रिंग से एक बॉब को बांध दीजिए। ये बॉब को आपको स्ट्रिंग से बांध दिया, बांधने के बाद इसको क्या कीजिए, सर्कुलर पाथ पे रोटेट कराइए। तो सर्कुलर पाथ पे यदि आपको इसको रोटेट कराना है, सर्कुलर पाथ पे रोटेट कराना है, तो इस स्ट्रिंग का टाइट रहना बहुत जरूरी है। इस स्ट्रिंग का टाइट रहना बहुत जरूरी है। यदि ये स्ट्रिंग पूरा टाइट नहीं होगा तो ये सर्कुलर पाथ को फॉलो करेगा ही नहीं। तो इस स्ट्रिंग को टाइट रहने के लिए बाहर के तरफ होगा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और अंदर की तरफ होगा सेंट्रीपिटल फोर्स। क्लियर करिएगा, सारे चीज हम आपको क्लियर करके दे रहे हैं। सेंट्रीपिटल फोर्स, तो बाहर की तरफ है सेंट्रीफ्यूगल और अंदर की तरफ है सेंट्रीपिटल फोर्स। तो आप क्लियर कीजिएगा। अब यहाँ पे कुछ नए बच्चे होते हैं, अभी चूंकि ये वीडियो दोनों के लिए है, टारगेट एंड फाउंडेशन दोनों बैच के लिए, ये केवल फाउंडेशन बैच के लिए नहीं है। लेकिन फाउंडेशन में जो छोटे बच्चे होंगे वो क्या करेंगे, सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल में कंफ्यूज। कभी वो क्या करेंगे, पीटल को बाहर कर देंगे, फ्यूगल को अंदर कर देंगे। तो अंदर बाहर कंफ्यूजन मत कीजिएगा। पीटल सेंट्रीपिटल, पीटल मतलब पीना, ऐसे याद रखें पीना। तो आप कोई भी चीज पीजिएगा तो बाहर निकालिए कि अंदर, अंदर, तो अंदर, तो इसलिए सेंट्रीपिटल फोर्स लगेगा अंदर। क्लियर हो गया। अब फ्यूगल, फ्यूगल मतलब फूकना, तो फूकते हैं तो कहां फूकते हैं, बाहर के अंदर, तो बाहर, इसलिए फ्यूगल मतलब बाहर। ये टारगेट बैच के लिए नहीं है, ये जो बात बोला ये फाउंडेशन बैच के लिए बोला कि छोटा बच्चा अभी मैट्रिक पास करके आया, पीटल एंड फ्यूगल में कंफ्यूजन नहीं, कंफ्यूजन तो बहुत अच्छा, ऐसी बात नहीं कि सभी बच्चे कंफ्यूज होंगे। तो यदि कंफ्यूज है तो बस पीटल को पीना पकड़िएगा, फ्यूगल को फूकना पकड़िएगा। तो फूकने के लिए बाहर फूकते हैं, पीने के लिए अंदर पीते हैं। तो क्लियर हो गया। तो ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो होगा वो बाहर की तरफ लगेगा और सेंट्रीपिटल फोर्स जो होगा वो अंदर की तरफ लगेगा। क्लियर हो गया। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये सर्कुलर पाथ पे इसको घूमना है, तो ये दोनों फोर्स जो होता है सेंट्रीपिटल फोर्स और इक्वल टू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, यानी ये दोनों फोर्स इक्वल एंड अपोजिट होता है। एक लग रहा है बाहर, एक लग रहा है अंदर, और दोनों इक्वल है, तो नेट रिजल्टेंट फोर्स 0 हो गया। नेट रिजल्टेंट फोर्स यदि 0 हो जाएगा तो कोई वर्क नहीं होना चाहिए, तब तो ये सर्कुलर पाथ पे घूमेगा ही नहीं। तो स्वाभाविक बात है कि ये दोनों सर्कुलर पाथ पे घूमने में मदद करता है, घुमाता नहीं है। क्या करता है, घूमने में मदद करता है। यानी ये दोनों लगेगा तो ये सर्कुलर पाथ को पकड़ लेगा, लेकिन ये सर्कुलर पाथ पे घूमेगा, वो इस दोनों फोर्स के कारण नहीं घूमेगा। तो इसका मतलब सेंट्रीपिटल फोर्स एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का फार्मूला सर आपको पढ़ाए होंगे mv² बाई r। mv का स्क्वायर बाई r। ये क्या है r, तो डिस्टेंस है, कहां से, तो ये जो आपका सेंटर है, इस सेंटर से लेकर के बॉब तक के डिस्टेंस को हम लोग बोले r। m क्या है, तो इस बॉब का मास है, और v क्या है, तो जिससे ये ऐसे घूम रहा है, v है वेलोसिटी। क्लियर हो गया। अब ये क्या हो गया, तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और सेंट्रीपिटल फोर्स दोनों इक्वल एंड अपोजिट है। अब यदि मान लो कि ये एक पेन है, तो इधर से 5 न्यूटन का फोर्स लगा है और इधर से भी 5 न्यूटन का फोर्स लगा है, तो ये पेन का नेट डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा, ना नेट डिस्टेंस कवर करेगा। ये जहां है उसी जगह पे, क्योंकि दोनों साइड से इक्वल एंड अपोजिट क्या लग रहा है, फोर्स लग रहा है, तो इसके द्वारा कोई वर्क डन नहीं होगा। तो वही बात यहाँ पे, सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा है किधर, अंदर की तरफ, और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स किधर लग रहा है, बाहर की तरफ। तो ये दोनों फोर्स मिलकर सर्कुलर मोशन में रहने में मदद करेगा। लेकिन यहाँ पे क्या है कि इधर जो आपका फोर्स लग रहा है, तो ये जो फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स अंदर की तरफ लग रहा है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बाहर की तरफ लग रहा है, तो इस जगह से यदि इस जगह पे आप आए हो तो इसको क्या बोलेंगे, रेडियस बोलेंगे।
तो इसको रेडियल फोर्स की तरह आप कंसीडर कर सकते हो। अब इधर जो आप ऐसे करके जो फोर्स लगा रहे हो, ये जो फोर्स लगा रहे हो, तो ये आपका टेंजेंशियल फोर्स हो गया। ये कौन सा फोर्स हो गया? टेंजेंशियल फोर्स हो गया। तो ये जो टेंजेंशियल फोर्स है, ये इस बॉब को सर्कुलर मोशन में रखने में मदद करे। टेंजेंशियल फोर्स, नॉट रेडियल फोर्स। ये रेडियल फोर्स नहीं, टेंजेंशियल फोर्स। इधर जो फोर्स लग रहा है, आप रेडियल फोर्स रेडियस की तरफ लगेगा। रेडियस क्या होता है? तो सेंटर से लेकर के आपका जो ये परिधि होता है, इसके बीच के डिस्टेंस को हम लोग बोलते हैं, सेंटर से परिधि के बीच के डिस्टेंस को आप लोग बोलते हो रेडियस। तो इधर यदि इधर या इधर इसके अलोंग यदि फोर्स लगता है तो उसको रेडियल फोर्स बोल देते हैं। और ये फोर्स ऐसे लग रहा है तो इसलिए इसको बोलते हैं टेंजेंशियल फोर्स। रेडियल फोर्स नहीं बोलेंगे, तो यहाँ पे रेडियल नहीं बोल करके इसको क्या बोलेंगे? टेंजेंशियल फोर्स बोलेंगे। क्लियर हो गया? तो इधर हो गया टेंजेंशियल फोर्स। और यहाँ पे जो आपका फोर्स लग रहा है, एक फोर्स जो कि इस बॉब को इक्विलिब्रियम में मेंटेन करके रखे हुआ है, कि आपका ये बॉब स्ट्रिंग जो वो फुल्ली टाइट है, उस फोर्स का नाम है एक सेंटीपीटल फोर्स, एक नाम है सेंटीफ्यूगल। तो सेंटीपीटल फोर्स जो होगा वो सेंटर की तरफ लगेगा, और सेंटीफ्यूगल फोर्स जो होगा वो सेंटर से बाहर की तरफ, लेकिन अलोंग द रेडियस ही लग रहा है। अलोंग द रेडियस ही लग रहा है। अलोंग द रेडियस करने का मतलब एक लग रहा है इनसाइड और एक लग रहा है आउटसाइड, रेडियस पे ही। क्लियर हो गया? और ये दोनों फोर्स केवल इस बॉब को टाइट करके रखने में मदद करेगा। और ये जो टेंजेंशियल फोर्स है, बार बार बोल रहा हूं टेंजेंशियल, रेडियल नहीं, टेंजेंशियल फोर्स, ये टेंजेंशियल फोर्स इसको सर्कुलर पाथ पे मूव कराने में मदद करे। तो ये फोर्स मूव कराता है और ये दोनों फोर्स मिलकर के मूव कराने में क्या करता है? मदद करवाता है। ये मूव करवाता है, टेंजेंशियल फोर्स मूव करवाता है सर्कुलर पाथ पे, और ये दोनों मूव कराने में मदद करता है, हेल्प करता है। ये दोनों नहीं होगा तब भी आपका सर्कुलर पाथ फॉलो नहीं होगा। क्लियर? फिजिक्स में और भी कुछ हो सकता है, लेकिन बायोलॉजी में जहां तक हमको सेंट्रीफ्यूज के लिए चाहिए तो उसमें ये चीजें यहाँ पे लगती है। क्लियर होगा? मैं अपने हिसाब से आपको बता दी। अब आइए, सेंटीपीटल फोर्स इक्वल टू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इक्वल टू mv²/r। ये दिख रहा होगा आपको। अब यहाँ पे ये क्या है? mv²/r है। ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का ही हम रिलेशन इसके साथ देखें, तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इक्वल टू mv²/r। अब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ऊपर है और मास भी ऊपर है, तो इसका मतलब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास। क्लियर होगा? इंडिपेंडेंटली बात कर रहा हूं, एक बार में एक को लेके सोच रहा हूं। क्लियर हो गया? तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो गया? मास। एक बार में एक को सोच रहा हूं। अब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ऊपर है और रेडियस कहां है? नीचे है, तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएगा? इनवर्सली, एक ऊपर एक नीचे, तो उल्टा ही हो गया। तो इसलिए करके ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। क्लियर हो गया? तो यानी एक बार में एक ही चीज को सोच रहा हूं, मास को सोच रहा हूं तो मास सोच रहा हूं, रेडियस सोच रहा हूं तो रेडियस सोच रहा हूं। तो इसका मतलब हो गया कि यदि मास बढ़ेगा तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बढ़ेगा, मास घटेगा तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स घटेगा। यदि रेडियस बढ़ेगा यानी सेंटर से बॉब का यदि डिस्टेंस बढ़ेगा तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स घटेगा, यदि डिस्टेंस घटेगा तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बढ़ेगा। बस हमको इससे मतलब है। अब यही सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पे बेस्ड है कौन? मेरा सेंट्रीफ्यूज। अब देखो सेंट्रीफ्यूज, क्लियर हो गया? आप इसको बोलते हो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, और यहीं से इसी फोर्स पे डिपेंडेंट जो इंस्ट्रूमेंट बना उसका नाम हो गया सेंट्रीफ्यूज, जिसमें कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स काम करता है। नहीं समझ में आया बात? पूरा क्लियर हो गया? कोई डाउट इसमें नहीं है? एकदम क्लियर करिएगा। हमको ये जरूरी नहीं था ये बताना, लेकिन मैं ये बता करके तब आगे ले जा रहा हूं ताकि आपको कहीं से कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। क्लियर हो गया? तो हम अब फोकस केवल और केवल किस पे किया हुआ है? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस। रेडियस क्या है? तो डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर टू बॉब। सेंटर से जो बॉब का डिस्टेंस है उसी को हम लोग आर मेजर करते हैं, रेडियस मेजर कर लेते हैं। कोई दिक्कत है तो आप बोलिएगा। पूरा क्लियर हो गया? ये इतना स्लो इसलिए कर रहा हूं ताकि बायोटेक में इसको यूज कर सकूं, वहां पे ही ये इंस्ट्रूमेंट सब यूज होगा। इसलिए इजी करके स्लो 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 फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, लेवलिंग में केमिस्ट्री से आपको समझा दिया, और जब डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूज आया तो फिजिक्स का यूज करके हम आपको उम्मीद करते हैं कि समझा दी। क्लियर है एकदम? कॉन्सेप्ट में कोई डाउट नहीं? अब आइए, इसमें बड़ी चीजें आपको निकाल के देते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट या जो भी लेते हैं आप ले सकते हो। तो यहाँ पे हम लोग इसको, या आप पॉज करके इसको लिखिएगा, लिखने के बाद एक कॉपी तैयार कीजिएगा, तो यही कॉपी आपको एग्जाम में क्वेश्चन बनाने में मदद करेगी।
आइए अब यहाँ पे ये, लेकिन टेंजेंशियल फोर्स याद रखिएगा, रेडियल फोर्स नहीं होगा, टेंजेंशियल फोर्स होगा। टेंजेंशियल फोर्स किसी भी बॉडी को सर्कुलर पाथवे में घूमने में मदद करता है, ये क्लियर करिएगा। आइए अब हम यहाँ पे दूसरी बात करते हैं, यहाँ पे डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूज की बात है। अब यहाँ पे डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूज जो काम करेगा तो किस फोर्स के बेसिस पे काम करेगा, तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के बेसिस पे काम करेगा। क्लियर हो गया, और मास के बेसिस पे सेपरेट कर देगा। अब यदि कुछ जानते होइएगा, यहाँ पे लिखा हुआ है डेंसिटी, तो डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? डेंसिटी इक्वल टू क्या बोलते हो, मास इनटू वॉल्यूम या बाय वॉल्यूम? बाय वॉल्यूम, यानी आप बोलते हो कि डेंसिटी इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम। कोई डाउट इसमें? तो ये एक रिलेशन यहाँ पे लेना है, और ये जो सेंट्रीफ्यूज लिखते हो तो यहाँ पे एक रिलेशन लेना है सेंट्रीफ्यूज से। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पूरा लिख देता हूं ताकि आपको क्लियर हो जाए। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इक्वल टू mv² बाय r, और इसी को यहाँ पे लिख सकते हो कि अब शॉर्ट में लिखते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r। एंड डाउट क्लियर? तो इसका मतलब यहाँ पे हो गया डेंसिटी का एक फॉर्मूला यूज करना है, d इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम। तो इसका मतलब हो गया कि ये भी ऊपर है और ये भी ऊपर है, तो डायरेक्टली हो गया, तो यानी डेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास, यानी इसका मतलब हो गया कि मास बढ़ेगा तो डेंसिटी बढ़ेगा। ये क्लियर हो गया। और यहाँ पे ये मतलब हो गया कि मास बढ़ेगा तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बढ़ेगा, और यदि डिस्टेंस बढ़ेगा सेंटर से उस मॉलिक्यूल का, तो उसका फोर्स क्या होगा, कमेगा। ये रिलेशन जब तक क्लियर नहीं होगा आगे बढ़ेंगे। ये आप क्लियर, अभी तो क्लासरूम में आप है नहीं, मैं तो पूछ के क्लियर करते कि आपका क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, नहीं तो बहुत सारे चीज इसमें बोले जाते हैं। आप जब क्लासरूम में प्रेजेंट होते हैं तो आपसे पूछने के बाद पता चलता है कि आपको कहाँ दिक्कत है, तो उसके हिसाब से बोला जाता है। तो लेकिन हम यहाँ पे क्योंकि ऑनलाइन है तो सिंपल करने की कोशिश कर रहे हैं, चीजों को एकदम न्यू पैटर्न पे लेकर के ऑनलाइन के हिसाब से किया जा रहा है। उम्मीद करते हैं कि यहाँ पे क्लियर हो गया। यहाँ पे दो वर्ड को फिर से तोड़ा, एक हुआ डेंसिटी और एक हुआ सेंट्रीफ्यूज। ग्रेडियंट का मतलब क्या होता है, सीक्वेंस, सीरीज। आप ग्रेडियंट को भी तोड़ना चाहिएगा तो ग्रेडियंट का मतलब हो जाएगा सीरीज। ये हो गया, तो ग्रेडियंट का मतलब होगा एक सीरीज हो जाएगा, एक श्रृंखला होगा। तो यानी हम ऊपर से नीचे जाएंगे तो मेरा डेंसिटी डिक्रीज कराता है, ये ग्रेडियंट डेवलप हो गया। तो तीनों वर्ड टूट गया। डेंसिटी क्या है, तो डेंसिटी किसी भी सब्सटेंस का या मॉलिक्यूल का विस्कोसिटी टाइप का चीज हमारे बायोलॉजी में। क्लियर हो गया। और वो डिपेंड करता है मास पे और वॉल्यूम पे। मास के डायरेक्टली हो जाता है और वॉल्यूम के इनवर्सली हो जाता है, इंडिपेंडेंटली जब सोच रहे हैं तब। ऐसे डेंसिटी दोनों पे डिपेंड कर रहा है, लेकिन यदि हम एक बार में एक को सोच रहे हैं तो डेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। तो हमको यहाँ मास से लेना देना। यदि आप बोल रहे हो कि डेंसिटी ज्यादा है तो स्वाभाविक बात हो गया कि उसका मास ज्यादा होगा, कम नहीं होगा, ज्यादा होगा। कैसे ज्यादा होगा, क्योंकि डायरेक्टली रिलेशन। क्लियर हो गया। यदि डेंसिटी कम है तो मास भी कम होगा। अब यहाँ पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का भी हमारा मास के साथ में रिलेशन है। यदि आपका मास ज्यादा है तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ज्यादा होगा, और मास कम होगा तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कम होगा। और डिस्टेंस जो होगा यदि ज्यादा होगा तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कम हो जाएगा। हम उम्मीद करते हैं कि ये आपका डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूज की बातें जो बोली जा रही है, ये चीजें आपको समझ में आ गया होगा। और डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूज जो मेसेल्सन एंड सटल ने बनाया है, वो किससे बनाया है, तो सीजियम क्लोराइड से बनाया है। किससे बनाया, सीजियम क्लोराइड से। दिख रहा होगा, उम्मीद करते हैं। ये बनाया है सीजियम क्लोराइड से। तो आपको बोलेगा मेसेल्सन एंड सटल ने कौन सा डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूज यूज किया था, तो सीजियम क्लोराइड यूज किया था। क्लियर हो गया। आइसोटॉप क्या यूज किया था, तो N14 एंड N15। और इस आइसोटॉप के लिए उन्होंने क्या किया था, साल्ट यूज किया था, अमोनियम क्लोराइड। कौन सा क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड। यानी अमोनियम, अमोनिया नहीं बोल रहा, अमोनियम। तो अमोनियम यम, क्लियर हो गया, तो आयन हो गया। तो अमोनियम हो गया तो NH4 हो गया, तो NH4 प्लस और इधर Cl माइनस। लेकिन यदि दोनों को आप लिखी हो गया तो प्लस माइनस से तो एक साथ क्या होगा, जुड़ जाएगा, तो NH4Cl हो जाएगा। यानी दोनों चार्ज को हटा दोगे तुम, तो यहाँ पे दोनों चार्ज जब हटेगा तो ये क्या हो जाएगा, NH4 और Cl, क्योंकि चार्ज प्लस माइनस होकर के न्यूट्रल हो गया। कोई डाउट नहीं है। तो यहाँ पे अमोनियम क्लोराइड लिया, यानी NH4
Cl हो गया। अब ये अलग होगा तो NH4 प्लस के फॉर्मेट में निकलेगा और Cl माइनस के फॉर्मेट में, लेकिन जब साथ में लिखते हैं तो उसमें कोई चार्ज नहीं होगा क्योंकि एक प्लस और एक माइनस मिलकर के न्यूट्रल। तो इस तरह से NH4Cl। तो पहले आपको हम एक्सपेरिमेंट नहीं करा रहे हैं, एक्सपेरिमेंट के लिए क्या क्या हमको जरूरत है उस जरूरत को हम लोग ले रहे हैं। तो मेसेल्सन डीएनए रेप्लिकेशन सेमी कंजर्वेटिव होता है, तो मेसेल्सन एंड शटल ने इसको प्रूव किया। प्रूव करने के लिए उन्होंने जो बैक्टीरिया यूज किया वो बैक्टीरिया का नाम था ई कोलाई, जिसको स्टेरिया कोलाई बोलते हैं। लेवलिंग एजेंट के रूप में आइसोटोप यूज किया। तो किसका आइसोटोप? तो नाइट्रोजन का आइसोटोप N14 और N15। तो इस आइसोटॉप के लिए उन्होंने साल्ट लिया। कौन सा साल्ट लिया? तो NH4Cl यानी अमोनियम क्लोराइड। उन्होंने साल्ट यूज किया, अमोनियम क्लोराइड। ये आपका हो गया साल्ट, अमोनियम क्लोराइड। ये आपको क्लियर होगा, अमोनियम क्लोराइड, कोई डाउट नहीं है। दूसरी बात, आइसोटॉप भी ले लिया। फिर ये जो आइसोटॉप है इसको सेपरेट करने के लिए, अब देखिए यहाँ पे, अब यूज कर लीजिए। अब ये 14 है, ये 15, तो 14 का मास कम हो गया, 15 का मास ज्यादा हो गया। तो मास ज्यादा हो गया 15 का, यदि 14 एंड 15 लिया गया, 14 एंड 15 लिया गया, तो 15 का डेंसिटी क्या होगा? ज्यादा, क्योंकि डेंसिटी और मास क्या है? डायरेक्टली है। और इसका डेंसिटी क्या होगा? कम, तो डाउट नहीं है। तो यहां पे क्या हो गया, इसकी डेंसिटी 14 वाले का कम है, तो इसको बोल सकते हैं हेवियर। इसको हेवियर बोला सकता है, हेवियर आइसोटोप। इसको क्या बोलेंगे? लाइटर आइसोटोप। तो आप किसको लाइटर आइसोटोप बोलोगे? N14 वाले को कि N15 वाले को? N14 वाले को बोलोगे लाइटर आइसोटोप। लाइटर मतलब लाइट मतलब हल्का, लाइटर आइसोटोप। तो ये लाइटर मतलब हो गया हल्का, और ये क्या हो गया? हेवी। हेवी मतलब हो गया भारी। तो डाउट नहीं। तो दो आइसोटोप लिया, एक लाइटर आइसोटोप जो N14 हो गया, जो हेवी आइसोटोप है वो N15 हो गया। अब देखो, तो डेंसिटी यहाँ पे क्या हो गया? कम हो गया 14 वाले का, इससे कि लाइटर आइसोटोप हो गया, और 15 वाले का डेंसिटी क्या हो गया? ज्यादा, इससे कि हेवी आइसोटोप हो गया। और ये डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूज क्या करेगा? ये 14 और 15 को सेपरेट कर देगा। किस बेसिस पे? तो डेंसिटी के बेसिस पे। एक कम है और एक क्या है? ज्यादा। नहीं समझ में आया? एक कम है और एक ज्यादा। और आप जो ग्रेडियंट अभी अभी यहाँ पे बनाए थे, इस ग्रेडियंट में क्या किए थे? नीचे क्या था? कम वाला या ज्यादा वाला? ज्यादा वाला। और ऊपर में क्या था? कम वाला। तो यहाँ पे क्या था कि इधर से यदि आप ऊपर की तरफ जा रहे थे तो आप यहाँ पे लिखे थे कि डेंसिटी डिक्रीज कर रहा है, डेंसिटी डिक्रीज कर। तो अब यदि इस दोनों को हम इसमें डालेंगे तो 15 वाला क्या होगा कि नीचे आ जाएगा, 15 वाला क्या होगा? नीचे आ जाएगा, 14 वाला उसके ऊपर होगा। नहीं समझ में आया? जैसे किरोसिन ऑयल और वाटर, तो किरोसिन ऑयल कहां हो गया? कम डेंसिटी का था तो ऊपर था, और वाटर की डेंसिटी ज्यादा था तो क्या हो गया? नीचे हो गया। कोई डाउट नहीं है। और एक चीज और याद रखिएगा, फिजिक्स के सर और केमिस्ट्री के सर आपको पढ़ा रखे होंगे, जो वाटर की डेंसिटी होता है, और आप जो वाटर की डेंसिटी 1 कंसीडर करते हो, वाटर की जो डेंसिटी 1 कंसीडर करते हो, ये 14 डिग्री सेंटीग्रेड पे होता है, और सबसे ज्यादा डेंसिटी होता है। मतलब वाटर की यदि आप डेंसिटी 1 ले रहे हो तो वो 1 डेंसिटी 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे है। क्लियर हो गया? यहां पे हम लोग डेंसिटी का बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे जब डेंसिटी ग्रेडियंट हमने तैयार किया तो उस डेंसिटी ग्रेडियंट में हमने देखा कि जो हैवी डेंसिटी वाला था वो नीचे आ गया, और जो लाइट डेंसिटी वाला था वो ऊपर चला गया। तो इस आपको समझ में आ गया कि मेसेल्सन एंड शटल ने डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूज क्यों यूज किया होगा? क्योंकि उसने क्या किया? आइसोटॉप यूज किया। तो उस आइसोटॉप से बने हुए स्टैंड को डेंसिटी के बेसिस पे सेपरेट करने के लिए उन्होंने क्या किया है? डेंसिटी ग्रेडियंट का यूज किया। कोई डाउट? एकदम क्लियर हो गया? कोई दिक्कत इसमें नहीं है? क्लियर हो गया? तो यहां पे क्या हो गया कि अब ये डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूज को यूज किया गया। तो ये तो हमारा रिक्वायरमेंट था। अब एक्सपेरिमेंट चालू करेंगे। एक्सपेरिमेंट को हम लोग क्या करेंगे? चालू करेंगे। तो एक्सपेरिमेंट को अब चालू किया जाएगा, लेकिन सबसे पहले फिर से क्वेश्चन फॉर्मेट पे आते हैं। अब खाली क्वेश्चन बात करेंगे। डीएनए रेप्लिकेशन सेमी कंजर्वेटिव होता है, इसका क्या मतलब होता है? तो सेमी का मतलब क्या हो गया? आधा। आधा स्ट्रैंड कंजर्व है, तो आधा स्ट्रैंड ओल्ड है, आधा स्ट्रैंड न्यू है। तो पहले सेमी कंजर्वेटिव को तोड़ दिया। सेमी का मतलब आधा ओल्ड और आधा न्यू। जो चीज कंजर्व होगा वो ओल्ड वाला होगा, तो आधा कंजर्व है, तो इसका आधा तो जरूर कंजर्व नहीं है, तो न्यू हो गया। और जो भी चीज कंजर्व का मतलब तो सुरक्षित रखना। जैसे आपके
पूर्वज के कुछ चीजें आपके घर में पड़ी हुई होगी, तो आपने उसको क्या किया, कंजर्व किया। यदि आप कंजर्व नहीं करते तो वो ओल्ड चीज आपके घर में नहीं होता। तो आप यहाँ आधा कंजर्व किए तो आधा न्यू है आपका, कोई डाउट नहीं है। तो इस वाला सेमी कंजर्वेटिव का मतलब एक स्टैंड ओल्ड होगा और एक स्टैंड न्यू होगा। फिर यहाँ पे इसको एक्सपेरिमेंटली प्रूव करने वाला साइंटिस्ट था मेसर्सन एंड सटल, और उन्होंने क्या क्या लिया, उन्होंने उनका रिक्वायरमेंट था ई कोलाई जो एक्सपेरिमेंटल मॉडल था, उनका रिक्वायरमेंट था लेबलिंग एजेंट यूज करना। वो लेबलिंग जो यूज किया है वो नाइट्रोजन का आइसोटोप यूज किया है, नाइट्रोजन का आइसोटोप यूज किया है, लाइटर और हेवी। लाइटर N14 वाला है और हेवी जो है वो N15 वाला है। क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट? अभी तक हम लोग ने सेमी कंजर्वेटिव प्रूव करने के लिए क्या क्या चीजें हमको चाहिए था उसने उस चीजों को हम लोगों ने लिया। अब कैसे प्रूव किया जाएगा वो प्रोसेस हम लोग देखते हैं कि वो सेमी कंजर्वेटिव को उन्होंने मेसर्सन और सटल ने कैसे प्रूव किया, इसका प्रोसेस क्या था, उनका प्रोसेस क्या था, प्रोसेस को देखेंगे आप। तो सबसे पहले उन्होंने क्या किया, एक बीकर लिया, क्लियर, इसमें कल्चर डाल दिया और कल्चर में क्या किया, बैक्टीरिया डाल दिया। और बैक्टीरिया तो आपको पता ही था कि ई कोलाई बैक्टीरिया। न्यूट्रिएंट डाला क्योंकि बैक्टीरिया लिविंग है तो उसको जिंदा रहने के लिए न्यूट्रिशन चाहिए, इसलिए न्यूट्रिएंट डाल दिया बीकर में और उसमें बैक्टीरिया डाला उसको ग्रो करने के लिए। क्लियर? लेकिन उस न्यूट्रिएंट मीडियम में, यहाँ पे जो उसने न्यूट्रिएंट मीडियम डाला था, ध्यान से देखिए, हम एकदम धीरे धीरे क्लियर कर रहे हैं। यहाँ पे जो उन्होंने न्यूट्रिएंट मीडियम डाला था, तो इस न्यूट्रिएंट मीडियम में नाइट्रोजन के लिए अमोनियम साल्ट यूज किया, तो यानी NH4Cl। लेकिन ये जो NH4 है ये 15 वाला यूज किया। क्लियर हो गया? तो यानी हम जो बैक्टीरिया ई कोलाई को ग्रो करवा रहे हैं, ये हमारा ई कोलाई है और इस ई कोलाई के पास में डीएनए होगा। बैक्टीरिया कोई भी होगा तो उसके पास सिंगल डीएनए होगा, डबल स्टैंडर्ड होगा और सर्कुलर होगा। तो ये तो पहले आपको सर्कुलर लग रहा है और इसी को आप डबल स्टैंड कर देंगे हम लोग। इस तरीके से हमने उसके डीएनए को क्या कर दिया, तो डबल स्टैंड कर दिया। तो कोई भी बैक्टीरिया होगा तो उसके पास एक ही डीएनए होगा, सिंगल डीएनए होगा, सर्कुलर होगा एंड डबल स्टैंडर्ड होगा। ये तो मैं बहुत पहले भी पढ़ा रखा हूँ, क्लियर। तो ये ई कोलाई जो था, ये जो आप इस्चेरिया कोलाई जो कि लिया था, तो उस इस्चेरिया कोलाई का ही हम लोग डीएनए रेप्लिकेशन को सेमी कंजर्वेटिव प्रूव करने वाले। तो इस इस्चेरिया कोलाई को ग्रो करने के लिए न्यूट्रिएंट मीडियम चाहिए था और उस न्यूट्रिएंट मीडियम में हमने जो नाइट्रोजन का सोर्स लिया वो अमोनियम क्लोराइड लिया और वो N15 वाला लिया। तो यानी इस बैक्टीरिया के पास में जो भी नाइट्रोजनस मॉलिक्यूल होंगे, जैसे डीएनए, आरएनए और प्रोटीन, इसके पास नाइट्रोजन होता है। कार्बोहाइड्रेट और लिपिड के पास मोस्टली नाइट्रोजन नहीं होता है। तो इसका मतलब इसमें जो भी प्रोटीन बनेगा सब में N15 वाला नाइट्रोजन होगा, जो भी डीएनए बनेगा N15 वाला डीएनए होगा, जो भी आरएनए बनेगा N15 वाला आरएनए होगा। कोई डाउट? तो हमको प्रोटीन से भी अभी लेना देना नहीं है, आरएनए से भी लेना देना नहीं है, तो हमको लेना देना किससे, तो डीएनए से लेना देना। तो सबसे पहले इस बैक्टीरिया को ग्रो करवाया गया N15 मीडियम में। तो यदि हम लोग इसको शॉर्ट में लिख दें तो हम लोग इसको ग्रो करवाए N15 मीडियम में। यहां फुल फॉर्म में साल्ट लिख दिया, लेकिन यदि शॉर्ट में अब हम लिखेंगे तो हम सीधे लिखेंगे N15 मीडियम, और आप समझ जाना कि वो NH4Cl15 वाला होगा। कोई डाउट नहीं है, यहाँ पे क्लियर किया। तो N15 मीडियम में इसको ग्रो करवाया। आपका एनसीईआरटी इस्चेरिया कोलाई का जो डुप्लीकेशन टाइम लिया वो 20 मिनट का लिया। क्लियर हो गया? तो 20 में दिखा रहा है कि ये जो डीएनए है आपका डबल हो जा रहा है एनसीईआरटी के हिसाब से। तो हम लोग एनसीईआरटी के हिसाब से ही काम करेंगे। आपके पास में एक डायग्राम होगा एनसीईआरटी का, हम अभी आपको यहाँ पे दिखा देते हैं। एनसीईआरटी का आपके पास में डायग्राम होगा, एनसीईआरटी का डायग्राम, ये डायग्राम हो सकता है तो संभव होगा तो हम पुट कर देंगे। यही डायग्राम आपके पास में एनसीईआरटी का है और इसी डायग्राम में पहले वो 20 पे ग्रो करवा रहा है, ठीक है, यानी N15 मीडिया पे ग्रो करा रहा है और 20 मिनट के बाद यहाँ पे दिखाया गया है कि 20 मिनट के बाद एक डीएनए से 2 डीएनए बन गया। फिर फर्दर अगले 20 मिनट के लिए, यानी यहाँ से लेकर के यहाँ तक 40 मिनट हो गया, तो 40 मिनट के बाद ये 2 से क्या हो गया, 4 हो गया। क्लियर हो गया? कोई डाउट इसमें नहीं है। तो आइए हम लोग N15 मीडियम पे बात कर रहे हैं। तो N15 मीडिया पे हम लोग इसको ग्रो करवा दिया। क्लियर हो गया? एकदम क्लियर करिए, कहीं कोई डाउट नहीं होना चाहिए।
तो N15 मीडिया पे ग्रो करवा दिया बैक्टीरिया को, और फिर यहां से कुछ बैक्टीरिया को आइसोलेट कर लिया। आइसोलेट मतलब निकाल लेना, क्लियर हो गया? तो आइसोलेट कर लिया, सेपरेट कर लिया, और उससे कर लिया डीएनए आइसोलेशन। यहां से बैक्टीरिया को आइसोलेट करके कुछ बैक्टीरिया को लिया कल्चर से, कुछ बैक्टीरिया को आइसोलेट कर लिया, और आइसोलेट करके उसका क्या कर लिया? डीएनए आइसोलेशन। बायोटेक में ये सारी चीजें आएंगी। डीएनए आइसोलेशन कैसे किया था? बड़ा आसान है, टेक्निक्स है, हम आपको बताएंगे, वो तुरंत आपको याद हो जाए। तो उन्होंने पहले कल्चर में N15 मीडिया में बैक्टीरिया को ग्रो करवाया सेवरल टाइम्स ग्रो किया, तो बैक्टीरिया का नंबर बहुत ज्यादा हो गया, और उस बैक्टीरिया को, उसमें से कुछ बैक्टीरिया को आइसोलेट किया, और उससे क्या किया कि डीएनए आइसोलेशन कर लिया। और डीएनए आइसोलेशन करने के बाद इसको क्या किया? डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूज कर दिया। हम अब जब शॉर्ट में लिखेंगे तो लिखेंगे DGC, क्लियर हो गया? अब पूरा हमेशा नहीं लिखेंगे, डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूज नहीं लिखेंगे, हम DGC लिख देंगे। आप समझ जाना, डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूज कर दिया। करने के बाद ये जो डेंसिटी ग्रेडियंट किया, तो उनको एक बैंड मिला इस जगह पे, तो यानी इस जगह पे सीजियम क्लोराइड अब डेंसिटी ग्रेडियंट है, तो सीजियम क्लोराइड का यहाँ पे ग्रेडियंट बनाया गया था। तो इस ग्रेडियंट में जो N15 वाले यहाँ पे जो डीएनए आइसोलेट किया होगा, वो डीएनए क्या होगा? N15 वाला डीएनए होगा, क्लियर हो गया? तो वो N15 वाला डीएनए को जब डाला गया, तो उसकी डेंसिटी सीजियम क्लोराइड की डेंसिटी पे जहां मैच किया वहां जाके रुक गया। नहीं समझ में आया? वो डीएनए कब तक मूव करता रहा? जब तक कि सीजियम क्लोराइड का डेंसिटी और उस डीएनए का डेंसिटी सेम नहीं हो गया, क्लियर हो गया? जैसे मैं आपको एकदम आपकी घरेलू भाषा में बोला था, यदि आप पानी और वाटर को मिला रखे हैं, राइट? अच्छा, वाटर एंड केरोसिन ऑयल को मिला रखे हैं, तो चलिए आप केरोसिन ऑयल और वाटर को मिला रखे हैं, तो आप बोले थे कि वाटर जो होगा वो नीचे बैठेगा, क्लियर हो गया? अब केरोसिन ऑयल जो होगा वो ऊपर होगा। अब यदि आप क्या करोगे, ऊपर से यदि कोई X मॉलिक्यूल डाल रहे हो या X डाल रहे हो, तो ये X की डेंसिटी यदि वाटर से मैच कर रही है, यदि X की डेंसिटी यदि वाटर से मैच कर रहा है, ये X की डेंसिटी इक्वल टू वाटर डेंसिटी यदि है, तो इसका मतलब होगा कि ये तब तक मूव करता रहेगा जब तक इसके डेंसिटी वाले मॉलिक्यूल ना मिल जाए। आप एक अननोन मॉलिक्यूल X लिए हुए हो, और ये X मॉलिक्यूल को जब इस पे डाले, तो डालने के बाद ये तब तक मूव किया जब तक कि इसका डेंसिटी वाला मॉलिक्यूल नहीं मिल गया। तो इसका डेंसिटी वाला मॉलिक्यूल यहां मिल गया, यहां रुक गया, इसको ये समझ में आ गया कि X क्या है? वाटर, कोई डाउट नहीं है। तो इसका मतलब हो गया कि जब आपने N15 मीडिया पे डीएनए को ग्रो करवाया था, बैक्टीरिया को ग्रो कराया था, और उससे जो डीएनए आइसोलेट किया वो N15 वाला डीएनए होगा, और सीजियम क्लोराइड डेंसिटी ग्रेडियंट में जब मूव कराए, तो जिस जगह पे सीजियम क्लोराइड का डेंसिटी और डीएनए का डेंसिटी मैच किया, वहां पे डीएनए रुक गया। ऊपर से मूव करना शुरू किया था कौन? तो डीएनए, और मूव करते करते कहां जाकर के रुका? तो जिस जगह पे उसका डेंसिटी सीजियम क्लोराइड की डेंसिटी से मैच कर गया। यानी इस जगह पे यदि आप बात करोगे तो सीजियम क्लोराइड का जो डेंसिटी होगा इक्वल टू डीएनए का डेंसिटी होगा। नहीं समझ में आया बात? नहीं आएगा तो नहीं बोलिएगा, क्योंकि यही चीज हमको बायोटेक में भी बोल रहा है। हम उस जगह उतना मेहनत नहीं करेंगे, उस जगह आपसे पूछेंगे, वो तो आपका गुड लक बेड लक क्या है कि आप अभी हमारे पास नहीं है, तो आप क्लियर आपको देख करके नहीं पूछ पा रहे हैं, खड़ा नहीं कर पा रहे हैं, तो इस लेकर के आप थोड़ा सा बच जा रहे हैं। नहीं तो मैं तो एकदम पूछूंगा खड़ा करके, 10 दिन का भी टाइम मिलेगा तो मैं छोड़ूंगा नहीं आपको। तो इस लेकर एकदम पकड़िए, मैं यहाँ पे क्लियर कर रहा हूं। नहीं समझ में आएगा तो इसी जगह टाइम देंगे ताकि आगे हमारा आसान हो जाए।
हम बोले कि ये डीएनए को ऊपर से मूव कराना शुरू किया, और आप जो कॉलम बनाए हो, ये सीजियम कोलाइड डेंसिटी ग्रेडियंट का कॉलम था। मैं पहले भी आपको बता रखा था इसी जगह पे कि सीजियम कोलाइड का यदि आप डेंसिटी ग्रेडियंट बनाओगे तो इस तरीके से ये अरेंज होगा, और नीचे से ऊपर जब जाओगे तो डेंसिटी जो आपका होगा वो डिक्रीज करेगा। क्लियर हो गया? कहां से जाओगे तो नीचे से ऊपर, तो ऊपर से नीचे आओगे तो डेंसिटी क्या होगा? बढ़ेगा। तो इसका मतलब हो गया कि सीजियम डीएनए तब तक मूव करता रह गया जब तक उसकी डेंसिटी सीजियम कोलाइड की डेंसिटी से मैच नहीं कर गया। तो वो जहां मैच किया होगा उस जगह जाकर के रुक गया। तो हमको बेंड मिल गया कि इस जगह पे आपको एक बेंड मिला। तो दिक्कत है तो बोल सकते हैं। पूरा क्लियर है तभी हम आगे बढ़ेंगे। बड़ा साफ लिखा भी है और साफ बोल भी रहा हूं, तो देख रहे हो ये स्लो बोल रहा हूं ताकि आपको चीजें एकदम क्लियर हो जाए, न्यू चीजें। आगे बढ़े आप। तो एक साइड तो इधर से काम किया, दूसरे साइड आते हैं आप, इसको हटाए यहां से। अब यहां से क्या किया कि कुछ बैक्टीरिया को लेकर के हमने क्या कर दिया था कि बैक्टीरिया को आइसोलेट करके उससे डीएनए आइसोलेशन किया था, और उसके जो भी डीएनए मिले थे वो डीएनए कितना वाला था? तो N15 वाला डीएनए था। फिर उस डीएनए को क्या किया? डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूज में सेपरेट किया। क्लियर हो गया? तो जब उसको डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूज में जब सेपरेट किया तो हमको एक जगह जाकर के बेंड मिल गया। क्लियर हो गया? अब देखिए दूसरा एक्सपेरिमेंट इसी में करते हैं। अब यहां से फिर कुछ बैक्टीरिया को आइसोलेट किया, इस जगह से कुछ बैक्टीरिया को आइसोलेट किया, और इसको अब न्यू न्यूट्रिएंट मीडियम में डाल रहा हूं। न्यू न्यूट्रिएंट मीडियम में। अब यहाँ पे जो मेरा न्यूट्रिएंट मीडियम है, ध्यान से देखना यहाँ पे जो हम न्यूट्रिएंट मीडियम लेंगे, अब न्यूट्रिएंट मीडियम ये मेरा अब होगा N14। कोई डाउट नहीं? तो यहां से क्या किया कि कुछ बैक्टीरिया को लेकर के ट्रांसफर कर दिया, यानी सम बैक्टीरिया को हम लोगों ने ट्रांसफर कर दिया। सम बैक्टीरिया को, पूरा तो नहीं लिख पा रहा हूं, सम बैक्टीरिया को यहाँ पे ट्रांसफर कर दिया दूसरे न्यूट्रिएंट मीडियम में, और वो न्यूट्रिएंट मीडियम कौन सा है? तो N14 का है। क्लियर? N14 मीडियम में इसको ट्रांसफर कर रहा हूं। लेकिन ये जो मेरा बैक्टीरिया आया होगा, इस बैक्टीरिया के पास में डीएनए कौन सा होगा? तो N15 वाला डीएनए होगा। कोई डाउट नहीं है, N15 वाला डीएनए होगा। तो ये जो हमारा सम बैक्टीरिया को जो यहाँ ट्रांसफर किया, तो ये बैक्टीरिया मेरा N15 वाला है। क्लियर? इसको ट्रांसफर कर दिया, और इसको क्या कर रहा हूं? ट्रांसफर करने के बाद एक जनरेशन टाइम दे रहा हूं। जनरेशन टाइम का मतलब होता है कि जितने समय में डीएनए आपका बैक्टीरिया का नंबर डबल हो जाए। अब बैक्टीरिया डबल होगा तो डीएनए भी डबल होगा, क्योंकि एक बैक्टीरिया में एक डीएनए। जब बैक्टीरिया 10 था तो 10 से 20 हो गया, तो 10 बैक्टीरिया था तो 10 डीएनए था। जब 10 से 20 बैक्टीरिया हो गया तो 20 डीएनए हो गया। तो बैक्टीरिया डबल होगा तो डीएनए भी ऑलरेडी डबल हो जाएगा। कोई दिक्कत इसमें नहीं है। तो हमने क्या किया, यहां से इस बैक्टीरिया को ट्रांसफर कर दिया उस मीडियम में जिसमें आपका N14 मीडियम है। क्लियर हो गया? और उसको 20 मिनट का टाइम दे दिया ताकि वो क्या कर सके, तो आपका रेप्लिकेट कर सके, डीएनए रेप्लिकेट कर सके, या बैक्टीरिया अपना नंबर को डबल कर सके। 20 मिनट का टाइम दे दिया। 20 मिनट के टाइम के बाद सपोज यहां से हमने यदि बैक्टीरिया 10 ट्रांसफर किया होगा, सपोज यहां से बैक्टीरिया हमने यदि 10 बैक्टीरिया सम बैक्टीरिया की जगह पर हमने लिख दिया यदि 10 बैक्टीरिया यदि हमने ट्रांसफर किया होगा, तो 20 मिनट के बाद वो 20 हो जाएगा। कोई डाउट नहीं है, 20 हो जाएगा। तो यहां पे 20 मिनट तक छोड़ा बैक्टीरिया को यहां पे छोड़ दिया 20 मिनट तक। ये बैक्टीरिया मेरा ग्रो हो रहा है, और ये 20 मिनट के बाद 20 मिनट तक छोड़ने के बाद यहां से बैक्टीरिया को आइसोलेट किया। अब यहां से क्या किया, बैक्टीरिया को आइसोलेट किया, बैक्टीरिया को आइसोलेट किया, और आइसोलेट करके क्या निकाला उससे? डीएनए। तो बैक्टीरिया आइसोलेट किया, और उस आइसोलेटेड बैक्टीरिया से हमने डीएनए का आइसोलेशन किया, डीएनए आइसोलेशन। नहीं समझ? बैक्टीरिया को वहां से आइसोलेट किया, सेपरेट कर लिया, और उसके बाद वहां से क्या कर दिया, उसका डीएनए आइसोलेशन किया। क्योंकि न्यूट्रिएंट मीडियम में बैक्टीरिया है, इसलिए क्या बैक्टीरिया को आइसोलेट करना पड़ेगा आपको। क्लियर हो गया? तो बैक्टीरिया को आपने वहां से लिया,
और लेने के बाद उसका क्या कर दिया, डीएनए आइसोलेशन। या आप बोल सकते हो टेक बैक्टीरिया, बैक्टीरिया को आपने लिया तो बैक्टीरिया को ले करके बैक्टीरिया को आइसोलेट किया और उस आइसोलेटेड बैक्टीरिया से आपने डीएनए आइसोलेशन किया। और डीएनए आइसोलेशन करने के बाद जब इसका फिर से डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूज किया, डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूज किया, डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूज किया, मैं अभी तो पूरा फिर लिख दिया, नहीं तो मैं शॉर्ट लिखूंगा डीजीसी। तो डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूज किया तो हमको इस समय जो बेंड मिला है वो इस लोकेशन पे मिला है, इस लोकेशन पे मिला है। मेरे को जो अभी बेंड मिला है वो इस लोकेशन पे मिला है। दोनों सेम कॉलम है, क्लियर हो गया। ये भी सीजियम कोलाइड डेंसिटी ग्रेडियंट है, सीजियम कोलाइड डेंसिटी ग्रेडियंट है, और ये भी सीजियम कोलाइड डेंसिटी ग्रेडियंट है, क्लियर हो गया। तो इधर तो ये लिखा हुआ था, तो ये भी सीजियम कोलाइड डेंसिटी ग्रेडियंट है। तो अब ये जो बेंड का पोजीशन है वो इस जगह पे है, और इस बेंड का जो पोजीशन है वो इस जगह पे ऊपर। तो पहले वाले में बेंड का पोजीशन क्या है, बॉटम के पास है, और दूसरे वाले में बेंड का पोजीशन क्या है, बॉटम से ऊपर है। क्लियर हो गया। तो इसका मतलब हो गया कि ये जो 14 वाले मीडियम में जो हम लोग 14 वाले मीडियम में जो बैक्टीरिया को ग्रो करवाया उससे जो डीएनए बना है उसकी डेंसिटी कम है या ज्यादा है, कम है, इसीलिए के कहां चला गया, ऊपर चला गया। और पहले जो 15 वाले में हमने जो ग्रो करवाया था उसका डेंसिटी क्या था, ज्यादा था, इसलिए के कहां आ गया, नीचे आ गया। क्लियर हो गया, कोई डाउट नहीं है। फिर से एक बार बोल लेते हैं। अभी यहां पे क्या हुआ कि N15 वाला जो डीएनए था तो इसमें दोनों स्ट्रैंड, क्योंकि यहाँ पे 15 है, यहाँ पे केवल 15 है, तो इसमें जितने भी स्ट्रैंड बनेंगे वो 15 वाले बनेंगे। तो यहाँ पे 15 वाले बनेंगे, तो ये जो आपका स्ट्रैंड है वो N15 और N15 वाला है। तो एक बैंड मिल गया जो बॉटम के पास मिल गया। अब इसी में से ये 15 वाले बैक्टीरिया को अपने 14 वाले मीडियम में जब डाला तो इस समय भी एक बेंड ही आपको मिल रहा है जो पहले वाले बेंड से ऊपर मिल रहा है। तो पहले वाले बेंड से ये बेंड यदि ऊपर आ रहा है तो इट मींस ये हो गया कि इसकी डेंसिटी कम है। क्लियर हो गया। सिंपल तरीका आपको बताता हूं, ये 15 15 30 कर लीजिए, दोनों स्ट्रैंड मिलाकर के 30 मोटा मोटी करने के लिए, तो ये 30 है। तो डैम श्योर है कि ये जो डीएनए होगा इसका जो मास होगा ये 30 के बराबर होगा ही। क्लियर हो गया। यदि ये 30 होता तब तो ये जिस जगह पे बॉटम से जितने डिस्टेंस पे ये होता उतने डिस्टेंस पे बॉटम से ये भी होता। तो इसका करने का मतलब ये हो गया कि ये जो डीएनए हमारा बना है ये 15 15 का तो नहीं। क्लियर हो गया, कोई डाउट नहीं है। तो इसका मतलब ये हो गया कि अब फिर से तोड़िए। अब थोड़ा सा यहाँ पे दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, यहाँ पे नहीं दिख रहा है, तो चलिए इधर इधर दिख रहा होगा, इससे यहां तक दिख रहा है। क्लियर एकदम। आइए अब यहां से हम लोग क्या करते हैं कि आपको थोड़ा सा इधर तोड़ते हैं। अब यहाँ पे यदि आपने डीएनए लिया, 15 मीडियम का डीएनए लिया, तो ये दोनों स्ट्रैंड 15-15 और इसको जब रन किया तो उसका बेंड यहां पे मिला, कोई डाउट नहीं है। अब इसको आपने इस 14 मीडियम में डाला, 14 मीडियम में डाला तो क्या हुआ होगा, तो ये दोनों स्ट्रैंड टेम्पलेट का काम किया होगा और काम करने के बाद ये दोनों स्ट्रैंड सेपरेट हुआ होगा। तो यहाँ पे तो ये N15 वाला है जो पहले से आया हुआ है, और अब जो यदि नया स्ट्रैंड बनेगा तो यहाँ पे मीडियम में नाइट्रोजन कौन सा है, 14 वाला, तो 14 वाला इसके ऊपर में बनेगा, 14 वाला N14 वाला ये बनेगा इसके ऊपर में। क्लियर, ये बनेगा। अब इसको यदि जोड़ो तो 15 14 29, 15 14 29 जो 30 से कम हो गया, इसी लेकर के बेंड कहां चला गया, ऊपर।
क्लियर हो गया? तो यहां पे ही ये प्रूफ हो जा रहा है कि ये डीएनए रेप्लिकेशन सेमी कंजर्वेटिव है। सेमी मतलब आधा कंजर्व है, क्योंकि एक स्ट्रेन में ओल्ड है और उसी स्ट्रेन में न्यू भी है। फिर आपका एक डीएनए में फिर ओल्ड है एक, और एक क्या है, न्यू है। तो यहीं से पता चल जाता है कि डीएनए रेप्लिकेशन सेमी कंजर्वेटिव है। कैसे पता चलता है? यदि ये पूरा कंजर्वेटिव होता, पूरा कंजर्वेटिव होता, क्लियर? कैसे पूरा कंजर्वेटिव होता? तो डीएनए रेप्लिकेशन हो गया और ओल्ड ओल्ड एक साथ चला जाता है, ओल्ड ओल्ड एक साथ चला जाता है, यानी N15 और N15 एक साथ चला जाता, और दिख रहा होगा, और N14 और N14 एक साथ चला आता, तो आपको 2 बैंड मिलता वहां पे। कितने बैंड मिलते हैं? इसमें 2 बैंड मिलते हैं आपको। एक बैंड मिलता जो पहले ओल्ड बैंड था उसी जगह पे 15-15 का, और एक नया बैंड मिलता है इसके ऊपर जो कि 14-14 का होता है। 14-14 28 हो जाता। तो इस जगह पर नहीं मिलता, इसके क्या मिलता? ऊपर मिलता। ये चूंकि एक बैंड ही आ रहा है तो 15-14 29 15-14 29, तो दोनों का मास क्या हो गया? सेम हो गया। तो सेम हो गया तो सेम पोजीशन पे दोनों मिलेगा। कोई डाउट है? मतलब इसमें जितने भी डीएनए बने होंगे सब 29 वाले पोजीशन पे होगा। तो यदि कंप्लीट कंजर्वेटिव होता तो ओल्ड ओल्ड एक साथ चला जाता, तो 15-15 30 एक मास हो गया, और 14-14 एक मास हो गया 28। तो इस कंडीशन में आपको कितने बैंड मिलते हैं? 2 बैंड मिलते हैं। लेकिन यहाँ पे कितना बैंड मिल रहा है? 1 बैंड मिल रहा है। तो यही एक बैंड ये प्रूफ कर दे रहा है कि डीएनए रेप्लिकेशन सेमी कंजर्वेटिव होता है। हम आगे और स्टेप को ले जाएंगे, लेकिन इस जगह पे ही प्रूफ हो जा रहा है कि डीएनए रेप्लिकेशन सेमी कंजर्वेटिव होता है। यदि डीएनए रेप्लिकेशन सेमी कंजर्वेटिव नहीं होता तो आपको यहाँ पे कितने बैंड मिलते हैं? 2 बैंड। यदि यहाँ पे आप ये जो आप बनाए हो, यहाँ पे डीएनए रेप्लिकेशन सेमी कंजर्वेटिव है, सेमी कंजर्वेटिव, इसी लेकर के कितना बैंड मिलेगा? इससे 1 बैंड मिलेगा। कितना बैंड मिलेगा? कितने का? 29 का। 15-14 29, सही भी 15-14 29 का 1 बैंड। लेकिन यदि कंजर्वेटिव होता तो ये ओल्ड ओल्ड एक साथ जाता तो 15-15 30 हो जाता, और न्यू न्यू एक साथ जाता तो 14-14 28 हो जाता। तो 2 बैंड मिलता है, एक 30 का और एक 28 का। तो आप बोल सकते थे कि डीएनए रेप्लिकेशन कंजर्वेटिव है। क्या है? तो कंजर्वेटिव सेमी नहीं बोलते, तब कंजर्वेटिव। और कंजर्वेटिव बोलते तो कितने बैंड मिल जाता? 20 मिनट के बाद तो 2 बैंड मिल जाता। लेकिन यहाँ पे कितने बैंड मिल रहा है? तो सिंगल बैंड मिल रहा है। तो यहाँ पे सिंगल बैंड यदि आपको मिल रहा है तो इसका मतलब हो गया कि सिंगल बैंड मिल रहा है, इसका मतलब हो गया कि एक जो आपका स्टैंड है वो ओल्ड है, एक स्टैंड न्यू है, एक स्टैंड न्यू है, एक स्टैंड ओल्ड है, इसी लेकर के सिंगल बैंड मिला। और बाकी कोई कंडीशन में आप सिंगल बैंड इसको करेंगे। यदि कंजर्वेटिव करोगे तो दोनों ओल्ड को एक साथ ले जाओगे तो 15-15 30 हो जाएगा, तो एक बैंड ही होगा। जैसे मास चेंज करेगा बैंड चेंज हो जाएगा। मास चेंज मतलब डेंसिटी चेंज, और डेंसिटी चेंज होगा तो बैंड का जो आपका डेंसिटी होगा वो अलग अलग होगा, तो अलग अलग लेंथ पे आ जाएगा। तो डाउट? तो यहाँ पे क्या हो गया कि ओल्ड वाला और न्यू वाला मिलकर के एक स्टैंड बना दिया, ओल्ड वाला और न्यू वाला मिलकर के एक स्टैंड बना दिया, इसलिए कि इसमें सिंगल बैंड मिला। कितना बैंड मिला? सिंगल। यदि ये डबल बैंड का पैटर्न होता, एक जैसा पहले मिला था वैसा मिल जाता और एक नया मिल जाता, तब आप बोल सकते थे कि डीएनए रेप्लिकेशन क्या होता है? तो आपका कंजर्वेटिव होता है। लेकिन यहाँ पे चूंकि आपका ये जो बैंड मिला ये पहले वाला 15-15 बैंड से ऊपर मिल गया। क्लियर हो गया? और ऊपर जो मिल गया इसमें, तो यहाँ पे आपका क्या हो गया? ये 15 और 14 का पैटर्न पकड़ लिया, N15 और N14 नहीं दिख रहा है। तो ये जो आपका पैटर्न पकड़ा, ये जो बैंड का पैटर्न पकड़ा, ये बैंड का पैटर्न पकड़ लिया N15 N14, एकदम क्लियर। ये N15 N14 ही पकड़ा होगा। यदि N15 और N15 पकड़ता तो 15-15 30 का एक बैंड आता, और ये 14-14 एक साथ जाता तो 28 का एक बैंड आता। यानी इस कंडीशन में कितने बैंड मिलते? तो 2 बैंड मिलते। नहीं समझ में आया? पूरा क्लियर हो गया? एक बार फिर से क्लियर करते हैं। आइए एक और हमको स्टेप बनाना पड़ेगा, उस स्टेप को बाद में बनाएंगे। अभी आपको बोला कि इसमें प्रोसेस कैसे हुआ, तो उन्होंने क्या किया? बैक्टीरिया ले लिया, इकोलाई। उस इकोलाई को पहली बार जो ग्रो करवाया वो N15 मीडियम पे ग्रो करवाया, न्यूट्रिएंट मीडियम N15 लिया, जो कि सॉल्ट के फॉर्म में लिया, अमोनियम को लाइट सॉल्ट के फॉर्म में लिया, जो कि N15 मीडियम हो गया। उस बैक्टीरिया को सेवरल टाइम ग्रो करवाया।
मतलब मेनी जनरेशन टाइम तक इसको ग्रो करवाया ताकि इसका नंबर बहुत ज्यादा हो जाए। उस बैक्टीरिया, उस कल्चर में से कुछ बैक्टीरिया को, सम बैक्टीरिया को हम लोग आइसोलेट कर लिया। सम बैक्टीरिया को हम लोग ने क्या कर लिया? आइसोलेट कर लिया। और उस आइसोलेटेड बैक्टीरिया से हम लोग क्या आइसोलेट कर लिए? डीएनए आइसोलेट कर लिए। और इस डीएनए आइसोलेट जो हमने किया है वो N15 वाला ही होगा, क्योंकि मीडियम आपका क्या था? N15 मीडियम था। अब इसको हम देखना चाहते हैं कि ये जो डीएनए हमको मिला है वो डेंसिटी ग्रेडियंट में किस पोजीशन पे है। तो इसको क्या, उसका डेंसिटी पता करना है हमको। ये जो हमारा डीएनए बना है N15 का, उसकी डेंसिटी क्या है? तो उसको किसमें रन करा दिया? तो डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूज में रन करा दिया, जो बना हुआ किसका था? सीजियम कोलाइट का, मेसर्सन एंड शटल ने बनाया था। तो रन कराने के बाद हमको इस जो बना हुआ डीएनए, ये जो डीएनए मेरा बना, उस डीएनए का डेंसिटी हमको पता चलेगा। क्या क्लियर हो गया? जो कि हैवियर डीएनए होगा, क्योंकि N15 हो गया, इसकी डेंसिटी पता चली। फिर इसी कल्चर में से कुछ बैक्टीरिया को, सम बैक्टीरिया को हमने ट्रांसफर कर दिया किस मीडियम में? तो न्यूट्रिएंट मीडियम का यहाँ पे नाम है, न्यूट्रिएंट मीडियम का नाम है N14। ट्रांसफर कर दिया। ट्रांसफर कर दिया कितने मिनट के लिए? 20 मिनट के लिए। 20 मिनट उसका जनरेशन टाइम है, तो वो डबल हो जाएगा। ऐसे इसेरिया कोलाई का जनरेशन टाइम 30 मिनट का होता है। तो एनसीईआरटी लिखा है, चूंकि 20 मिनट के लिए उन्होंने ट्रांसफर किया, तो मैं भी लिख दिया 20 मिनट। तो 20 मिनट के लिए ट्रांसफर किया होगा और जनरेशन टाइम 20 मिनट है, तो यानी यदि आप 10 बैक्टीरिया लिए होंगे तो 10 बैक्टीरिया से यहाँ क्या हो जाएगा? 20 बैक्टीरिया। और प्रत्येक बैक्टीरिया के पास एक डीएनए होता है, तो बैक्टीरिया यदि डबल हुआ होगा तो डीएनए भी क्या हो गया होगा? डबल। और बैक्टीरिया के पास में डबल स्टैंडर्ड सिंगल सर्कुलर डीएनए होता है। क्लियर हो गया? अब डबल हो गया। फिर 20 मिनट के बाद ही, उस 20 मिनट के बाद उससे कुछ बैक्टीरिया को आइसोलेट कर लिया और उस आइसोलेटेड बैक्टीरिया से डीएनए आइसोलेट किया। और डीएनए आइसोलेट करने के बाद जब उसका डेंसिटी पता करने हमने गया, तो डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूज में जब डाला उसकी डेंसिटी को पता करने के लिए, तो हमारा जो बेंड मिला है वो पहले वाले बेंड से ऊपर मिला। पहले वाले बेंड से ऊपर मिला। तो इसका कहने का मतलब ये हो रहा है कि ये क्लियर कर रहा है कि डीएनए रेप्लिकेशन सेमी कंजर्वेटिव होता है। तो कैसे क्लियर कर रहा है? तो यहां पे आपको बताए कि आपने जो इस बैक्टीरिया में जो डीएनए लिया था वो N15 का था। क्लियर हो गया? उसको जब आपने 20 मिनट के लिए छोड़ा तो एक डीएनए से 2 डीएनए बन गया। 20 मिनट के लिए छोड़ा तो एक डीएनए से 2 डीएनए बन गया। और वो जो 2 डीएनए बना होगा वो डेम श्योर एक ओल्ड और एक न्यू होगा, और एक ओल्ड और एक न्यू होगा। तो 15, 14, 29 ये भी है, 15, 14, 29 ये भी है। तो इस लेकर के एक ही बेंड मिला। नहीं समझ में आया? क्लियर? यदि कंजर्वेटिव होता तब 2 बेंड मिलता, लेकिन आपको मिल कितना रहा है? एक ही बेंड मिल रहा है। तो ये यहीं से क्लियर हो रहा है, इस डायग्राम से क्लियर हो रहा है कि डीएनए रेप्लिकेशन सेमी कंजर्वेटिव है। यदि कंजर्वेटिव होता तो ओल्ड ओल्ड एक साथ जाता, यानी ब्लैक ब्लैक एक साथ जाता, तो 15 15 30 का एक बेंड होता, और 14 14 न्यू न्यू एक साथ जाता तो 28 का एक बेंड होता, तो यानी 2 बेंड मिलता। ब्लैक ब्लैक एक साथ चला गया। क्लियर हो गया? अभी जैसे सपोर्टेड आपको हम प्रैक्टिकल करके दिखा देते हैं यहाँ पे, ताकि आपके पूरे कॉन्सेप्ट क्लियर हो और आप मेरे मेहनत को साकार करें। एकदम कोशिश कीजिए, और आप चाहिएगा तो कुछ भी हो सकता है। ईच एंड एवरीथिंग इज पॉसिबल इफ यू वांट। यदि आप चाहते हैं तो दुनिया का कोई ताकत आपसे वो चीज को छीन नहीं सकता। इस लेकर के चाहना आपको होगा। हम लोग सपोर्ट लाइन है, आपको सपोर्ट करेंगे, लेकिन आप जब चाहिएगा कि हमको डॉक्टर बनना है, उसी दिन आप डॉक्टर बन जाइएगा। आपके पेरेंट के चाहने से कुछ नहीं होगा, मेरा बेटा बेटी डॉक्टर बन जाए, और ना मेरे चाहने से कुछ होगा। आप जिस दिन चाह लीजिएगा, आपकी दिली तमन्ना हो जाएगी कि मेरे को अब डॉक्टर बनना है, दुनिया में अब हमको कुछ नहीं करना है, मैं पैदा इसीलिए लिया हूं, तो फिर दुनिया का कोई ताकत आपको रोक नहीं सकता। ये मैं पूर्ण रूप से विश्वास करता हूं इस बात पे। और आपके पास पोटेंशियल है, आप सब कुछ कर सकते हैं यदि आप चाहते हैं तब। तो इस लेकर के यहाँ पे दिक्कत होगा तो हमसे पूछिएगा। डाउट क्लास, डिस्कशन क्लास भी अब चालू हो गया है और अब अच्छे से भी हो रहा है, तो इस लेकर के आपको जो भी दिक्कत हो पूछिए। हम एक प्रैक्टिकल भी आपको करके दिखा देते हैं। अपने ब्लैक वाले को माना है N15, चलो ये ब्लैक वाले को आपने माना है N15 ओल्ड डीएनए। तो चलो हमारे पास में ये देखिए 2 पेन है, और ये मान लीजिए कि डीएनए का दोनों स्टैंड। क्लियर हो गया? एकदम क्लियर, कोई डाउट नहीं है।
और ये 15-15 है, तो दोनों का वजन कितना हो गया 30, तो 30 वजन हो गया, मास इसका 30 हो गया, तो इसका 30 का जो डेंसिटी होगा उसी जगह पे ये मिलेगा, सिजम को लाई से जहां मैच कर जाएगा, ये 30 का होगा। अब इसका यदि रेप्लीकेशन होना होगा तो दोनों स्टेन टेम्पलेट का काम करेगा। अब दोनों स्टेन टेम्पलेट का काम करेगा तो दोनों स्टेन सेपरेट हो गया और इसके ऊपर ब्लू वाला नया स्टेन बनेगा, ब्लू वाला नया स्टेन बना। और ये दोनों यदि इसी फॉर्मेट पे रह गया, यानी इसी फॉर्मेट पे रह गया, यानी ब्लैक एंड ब्लू एंड ब्लैक एंड ब्लू, तो ये दोनों का एक ही बैंड आएगा, क्योंकि ब्लैक 15 और ब्लू 14, 15 14 29 और ये भी 15 14 29, तो दोनों सेम है, तो दोनों एक ही जगह पे मिलेगा। कोई डाउट है? लेकिन ये 15 14 29 है और शुरू वाला क्या था 15 15 30 था, तो इसका बैंड 30 था, तो इसका मास ज्यादा था, तो डेंसिटी ज्यादा हो गया, तो ये नीचे चला गया ज्यादा, और ये 15 14 29 है, तो इसके रिस्पेक्ट में डेंसिटी क्या है, इसका कम है, तो ये थोड़ा ऊपर चला गया। अब ये हो गया सेमी कंजर्वेटिव, जो कि एक ओल्ड और एक न्यू, एक ओल्ड एक न्यू। तो आपका 15 14 15 14 दोनों का सेम मास हो गया, तो सेम डेंसिटी हो गया, इसलिए दोनों एक ही जगह पे बेंड पे मिला। यदि कंजर्वेटिव होता, यदि ये आपका ओल्ड डीएनए है 15 15 का और सेपरेट होता और इस पे न्यू डीएनए बनता, फिर क्या होता, किसी कारण से ओल्ड ओल्ड एक साथ हो जाता और न्यू न्यू एक साथ हो जाता। अब ये दोनों बेंड कभी भी एक जगह लाई नहीं करेगा, क्योंकि ये 15 15 30 हो गया और ये 14 14 28 हो गया, दोनों का मास अलग हो गया, डेंसिटी अलग हो जाएगा, तो दोनों कभी एक जगह पे नहीं लाई कर सकता है, जैसे वाटर एंड केरोसिन ऑयल। तो आपको दो बैंड मिलता, और दो बैंड जैसे मिलता तो ये कंफर्म प्रूफ हो जाता कि एक बैंड उसी जगह पे मिलता है जो फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में मिला। तो ये पता चल जाता कि ओल्ड ओल्ड एक साथ आ गया यहां पे, और एक बैंड मिलता 14 14 का जो कि उससे ऊपर मिलता। क्लियर हो गया? तो यहां पे सिंगल बैंड आ जाना ये बताता है कि डीएनए रेप्लिकेशन क्या है, सेमी कंजर्वेटिव है। क्लियर हो गया? हम उम्मीद करते हैं कि ये आपका क्लियर हो गया होगा। चलिए अगला 20 जनरेशन आपका एनसीईआरटी एक 20 जनरेशन को आगे और ले गया है। यहाँ पे एनसीईआरटी जो है अगला 20 जनरेशन भी किया है, तो उसको भी हम लोग कर देते हैं। तो ये जो N15 का बेंड हो गया, और ये अब कंफर्म हो गया, इसलिए कि यहाँ पे लिख दिया N15 और N14 का बेंड। ठीक हो गया? अब इसमें से जो कुछ बैक्टीरिया, ये जो 20 मिनट के लिए आपने यहाँ पे किया था, तो अगला एक और 20 मिनट इसको हम लोग छोड़ दिए। अब मीडियम वही है, कौन सा, N14। इसमें से 20 मिनट के बाद कुछ बैक्टीरिया निकाल के डीएनए आइसोलेट करके ये जेल में रन, आपका डेंसिटी ग्रेडियंट में रन करवा दिया था, उससे बेंड पैटर्न आ गया मेरा, और यही बेंड पैटर्न मेरा क्लियर कर दिया कि डीएनए रेप्लिकेशन सेमी कंजर्वेटिव होता है, कोई डाउट नहीं है। अब दूसरा क्या किया कि अगले 20 मिनट के लिए छोड़ दिया, तो दोनों 20 मिला के 40 हो जाएगा, 40 मिनट एनसीईआरटी आपका लिखा हुआ है। तो अगले 20 मिनट के लिए छोड़ करके, आपने अगले 20 मिनट के लिए इसको जब छोड़ा, तो छोड़ने के बाद आप यहां से क्या किया, अब हम बैक कर रहे हैं इसको, अब यहाँ पे छोड़ा, तो फिर यहां से क्या किया, बैक्टीरिया आइसोलेट किया। क्या आइसोलेट किया, बैक्टीरिया, और उस बैक्टीरिया से फिर क्या आइसोलेट कर लिया, तो डीएनए आइसोलेट कर लिया। डीएनए आइसोलेट आपने कर लिया, कोई डाउट है? उधर जगह नहीं था, तो इससे हम इसको बैक कर रहे हैं यहाँ पे, और ब्लैक से बैक कर दे रहे हैं। तो ये 20 मिनट छोड़ने के बाद, यानी टोटल कितना मिनट के बाद, 40 मिनट के बाद, यहां से टोटल कितने मिनट के बाद, 40 मिनट के बाद, ये 20 हो गया, और फिर अगला 20 हो गया, तो 40 मिनट के बाद हमने डीएनए आइसोलेट किया, और आइसोलेट करने के बाद जब रन करवाया, तो रन करवाने के बाद अब हमको दो बैंड मिल रहा है। कितना बैंड मिल रहा है, दो बैंड। एक बैंड मिल रहा है जहां पे N15 और N14 का मिला था, उसी जगह पे मिल रहा है। एक बैंड का मिला है जहां पे N15 और N14 का मिला था, उसी जगह पे एक बैंड उसी जगह पे मिल रहा है। और थोड़ा क्लियर करते हैं, हमको सेटिस्फेक्शन नहीं मिला, इसलिए कि हम थोड़ा सा और क्लियर करते हैं। जैसे सपोज दैट यहाँ बॉटम से, सपोज दैट, और डाटा भी आपको डाल देते हैं ताकि पूरा क्लियर हो जाए कॉन्सेप्ट। ये N15 का बेंड है, ये आपका जो बेंड है वो N15 और N15 का बेंड है। सपोज दैट ये बॉटम से ये जो डिस्टेंस है, सपोज दैट मैं माना कि ये 1 सेंटीमीटर का डिस्टेंस मान लिया। अब जो सेकेंड टाइम में 20 मिनट के बाद जो हमारा डिस्टेंस आया, ये जो डिस्टेंस आया, ये जो डिस्टेंस आया, इसको हमने मान लिया कि 2 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे आए। क्लियर हो गया? तो यानी 2 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे यदि इसमें कोई बेंड मिलेगा, हम क्या समझेंगे
कि N15 N14 वाला होगा। यदि 1 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे यदि कोई मिलेगा तो हम N15 N15 वाला हो जाएगा, कोई डाउट नहीं है। आइए, तो यहां पे हमको 2 बैंड मिला। अब ये जो 2 बैंड हमको मिला, ये जो मेरे पास में इसमें सेकेंड एक्सपेरिमेंट में डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूज में जो 2 बैंड मिला मेरे को, ये एक बैंड हमको मिल रहा है 2 सेंटीमीटर के पास में। तो इससे क्या पता चल गया कि वो N15 और N14 वाला बैंड है। ये हो गया, ये हमको पता चल गया कि ये N15 और N14 वाला बैंड है। और एक उसके ऊपर मिला, तो इसका मतलब उसकी डेंसिटी इससे भी कम हो गई। ये जो बैंड मिला है इसमें जो डीएनए है, और ये जो बैंड मिला इसमें जो डीएनए है, इसके डीएनए से भी इसकी डीएनए की डेंसिटी क्या हो गई, कम हो गई। अब ये जो कम हो गया, ये कितना वाला होगा, ये हम लोग अभी आपको दिखा देते हैं। क्लियर हो गया? तो इसको थोड़ा सा और आगे ले जाइए। ये अभी आप 20 मिनट के लिए रखे हुए थे, अगला 20 मिनट के लिए इसको ले जाएंगे। अगला 20 मिनट में फिर ये एक डीएनए हो गया, ये एक डीएनए हो गया, तो इसके भी दोनों स्ट्रैंड टेम्पलेट का काम करेंगे, इसके दोनों स्ट्रैंड भी टेम्पलेट का काम करेगा। तो अगला 20 मिनट के बाद हम लोग देखेंगे। तो इसका ये वाला ब्लैक वाला 15 N15 और ये ब्लैक वाला N15, क्लियर? और ब्लू वाला जो है वो N14 का है। ब्लू वाला जो आप लिखे हैं वो ब्लू वाला N14 है, N14। और अब आप मेरे को बताइएगा कि अभी भी मीडियम आपका कौन सा है, N14 मीडियम में ही डाला हुआ है, ये मीडियम आपका N14 का ही है। क्लियर? हम यहाँ पे लिख देते हैं N14 ब्लैक से है, यहां पे आपको लिख दे रहा हूं N15 जो है ये ब्लैक से रिप्रेजेंट किया हुआ है, और N14 जो है वो ब्लू से रिप्रेजेंट किया हुआ। वीडियो यदि नहीं समझ में भी आए तो 1-2 बार आप रिपीट करके देखिए, उसको बैक करके जैसे बच्चे देखोगे कि 1-2 बार के बाद इतना क्लियर बोला गया है कि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अब इसी को अगले 20 मिनट के लिए हम लोग किस मीडियम में रखें, N14 मीडियम पे। तो जो भी स्टैंड बनेगा, नया बनेगा, वो N14 का बनेगा। तो इस पे भी एक नया स्टैंड बन गया ब्लू वाला N14, इस पे भी बन गया, इस पे भी बन गया, और इस पे भी बन गया। क्लियर हो गया? तो ये तो हो गया N14 N14, ये हो गया N15 N14, ये हो गया N14 N14, और ये हो गया N15 N14। तो अभी हो गया 15 14 29 और 15 14 29, 15 14 29। तो ये दोनों तो एक जगह चला जाएगा, ये दोनों एक बैंड बनाएगा, सिंगल बैंड, जो कितने डिस्टेंस पे होगा, 2 सेंटीमीटर का डिस्टेंस हमने माना है, जो इससे मैच करेगा, कोई डाउट नहीं है। और उसके बाद जो ये 14 14 है, तो ये 28 हो गया, तो ये दोनों एक बैंड बनाएगा जो कि 29 वाले के ऊपर होगा। क्लियर हो गया? तो ये यहाँ पे क्लियर हो गया कि ये आपका हो जाएगा, ये 3 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे यदि मान लिए तो ये हो जाएगा N14 और N14। कोई डाउट इसमें? तो डाउट नहीं है, रुक जाइए। अब इसमें जो बहुत सारी चीजें लिखी हुई है, इसको मैं थोड़ा सा यहाँ पे हटा देता हूं, उसके बाद क्लियर करता हूं। इधर से आपको क्लियर करना है, आपने पहला किस मीडियम में ग्रो कराया, N15 में, तो सारे डीएनए उसके N15 के थे। फिर 20 मिनट के लिए उसको किस मीडियम में ग्रो करवाया, तो N14 मीडियम में, और 20 मिनट के लिए उसको N14 मीडियम पे ग्रो करवाया, 20 मिनट के लिए N14 मीडियम पे ग्रो करवाया। N14 को मैंने ब्लू से लिख दिया। तो एक स्टैंड ओल्ड, एक स्टैंड न्यू, एक स्टैंड ओल्ड, एक स्टैंड न्यू बना करके N15 N14 N15 N14 29 का हो गया। तो सिंगल बैंड आपको यहाँ पे मिल गया। अब इसी को फिर उसी मीडियम में रहने दिए, कितने मिनट के लिए, 20 मिनट के लिए। तो अब ये 2 डीएनए है, अब 4 स्टैंड है, चारों टेम्पलेट का काम करें। तो चारों टेम्पलेट पहले सेपरेट कर दिए थे हम, और फिर उस पे नया डीएनए का फॉर्मेशन कर दिए थे। तो इस तरीके से जब यहाँ पे बेंड देखेंगे मास के बेसिस, तो 15 14 29 हो गया, 15 14 29 हो गया। तो 29 का एक बेंड मिलेगा और 28 का एक बेंड मिलेगा। तो 29 का जो एक बेंड मिलेगा वो पहले वाले बेंड के पोजीशन पे होगा 2 सेंटीमीटर पे, और जो 28 का मिलेगा वो उसके ऊपर हो जाएगा।
तो ये वाला ही बेंड आपका बताता है कि डीएनए रेप्लिकेशन सेमी कंजर्वेटिव होता है, और मैं फुल फ्लेजेड आपको इसको समझा रखा हूं। क्लियर हो गया यहाँ पे? अब आपका जो एक है, ये तो पूरा फॉर्मेट आपको दिखा दिया कि किस तरीके से हुआ। अब उसको एक समरी करके याद रखने के व्यू पे आपको करके हम दे रहे। पहला आपने जो डीएनए को यानी बैक्टीरिया को जो ग्रो करवाया था और डीएनए एप्लीकेशन करवाया था वो N15 मीडियम में करवाया था। तो N15 को मैं ब्लैक से लिख रहा हूं, तो इस कारण से उस बैक्टीरिया में जो भी डीएनए बने थे उसके दोनों स्ट्रैंड N15 वाले थे। क्लियर हो गया? इसी बैक्टीरिया के डीएनए को अगले 20 मिनट के लिए हमने छोड़ दिया। क्लियर हो गया? किस मीडियम में छोड़ दिया? तो N14 मीडियम में छोड़ दिया। N14 मीडियम में छोड़ दिया। क्लियर हो गया? तो इसमें से कुछ बैक्टीरिया लेकर के 20 मिनट तक N14 मीडियम में छोड़ा, और इस बैक्टीरिया में से डीएनए को आइसोलेट करके, इस बैक्टीरिया से, ये जो बैक्टीरिया आपका है, इस बैक्टीरिया से डीएनए को आइसोलेट करके, यहाँ पे डीएनए आइसोलेट किया और आइसोलेट करके हमने उसको डेंसिटी ग्रेडियंट आपका सेंट्रीफ्यूज में उसको रन करवाया। तो रन करवाने के बाद मेरा यहाँ पे इस डेंसिटी ग्रेडियंट में बेंड इस जगह पे आया, इस जगह पे आया। कलर पैटर्न पकड़िएगा, इस जगह पे आपका आया, कलर पैटर्न को आप पकड़िएगा, इस जगह पे आया। और मैं मान लिया, ऐसा कोई डाटा हमारे पास होता नहीं, लेकिन मैं मान लिया कि नीचे से ये जो आपका डिस्टेंस है ये 1 सेंटीमीटर का डिस्टेंस। क्लियर हो गया? तो यानी 1 सेंटीमीटर जो डेंसिटी है वो इस डीएनए के डेंसिटी से मैच कर। क्लियर हो गया? और ये जो डीएनए अभी होगा, आपने जो इस बैक्टीरिया से डीएनए आइसोलेट किया होगा वो N15 वाला होगा, यानी ब्लैक वाला होगा, N15 और N15 वाला होगा। क्लियर हो गया? अब क्या होगा कि अगले 20 मिनट तक आपने इसको किस मीडियम में ग्रो कराया? N14 मीडियम में ग्रो करवाया। क्लियर हो गया? तो N14 मीडियम में वो ग्रो किया। उसके बाद आप यहां से क्या करोगे? डीएनए आइसोलेट करोगे। 20 मिनट तक ग्रो करवाया, तो ग्रो करवाने के बाद वहां से आप क्या करोगे? डीएनए आइसोलेट करोगे, डीएनए आइसोलेट करोगे। कर लिया? और आइसोलेट कराने के बाद फिर आप क्या कर लिए? डीएनए आइसोलेट जब किए तो इसको डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूज में डाला। डीएनए आइसोलेट किया एंड डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूज किया। बताया था पहले कि शॉर्ट में मैं यही लिखूंगा डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूज किया। तो ये जो बैक्टीरिया आपने N15 मीडियम में या जो ग्रो करवाया था, तो ग्रो सेवरल टाइम करवा दिया था। N15 मीडियम में बैक्टीरिया को सेवरल टाइम ग्रो करवा दिया था, और सेवरल टाइम ग्रो करवाने के बाद उसमें से कुछ बैक्टीरिया को आइसोलेट किया, और आइसोलेट करने के बाद उससे क्या आइसोलेट किया? डीएनए आइसोलेट किया, और डीएनए आइसोलेट करने के बाद उसको क्या किया? डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूज किया, और डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूज किया तो बेंड तुमको इस जगह पे मिला जो कि बॉटम से 1 सेंटीमीटर ऊपर। और बोले? क्लियर नहीं हुआ? एक बार और बोल देते हैं। बैक्टीरिया को N15 मीडियम में ग्रो करवाया, तो जितने भी सेवरल टाइम ग्रो करवा दिया, तो जितने भी बैक्टीरिया होंगे उसके दोनों स्ट्रैंड 15 वाला होगा। उसमें से कुछ बैक्टीरिया को आपने क्या किया? आइसोलेट कर लिया, और उस बैक्टीरिया को आइसोलेट करने के बाद उससे क्या आइसोलेट किया? डीएनए। तो पहले इस जगह से कुछ बैक्टीरिया आइसोलेट किए थे, कुछ बैक्टीरिया आइसोलेट किए, और उस आइसोलेटेड बैक्टीरिया से आइसोलेट किए, ये दिख नहीं रहा होगा लेकिन मैं बोल रहा हूं, बैक्टीरिया आइसोलेट किया, और उस आइसोलेटेड बैक्टीरिया से आपने क्या आइसोलेट किया? डीएनए आइसोलेट किया। फिर उसको सेपरेट कर दिया, किसमें? डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूज पे। तो आपको एक बैंड मिला, सिंगल बैंड मिला, जो कि बॉटम से 1 सेंटीमीटर ऊपर है, सपोज दैट। क्लियर हो गया? अब यहां पे इसी बैक्टीरिया को अगले 20 मिनट के लिए छोड़ दिया। कितने मिनट के लिए छोड़ दिया? 20 मिनट के लिए छोड़ दिया। और उस 20 मिनट को छोड़ने के बाद उस बैक्टीरिया से तुम क्या आइसोलेट कर लिया? डीएनए आइसोलेट किया, और फिर तुम उसका क्या कर रहे हो? डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूज।
क्लियर हो गया। इसी बैक्टीरिया को अगले 20 मिनट के लिए तुम छोड़े, क्लियर हो गया। तो 20 मिनट के लिए छोड़े, किस मीडियम में छोड़े, N14 मीडियम में तुम छोड़े। तो ये N14 मीडियम में जो तुम 20 मिनट के लिए छोड़े, तो छोड़ने के बाद वहां से बैक्टीरिया, वहां से कुछ बैक्टीरिया लिए और लेकर के क्या आइसोलेट किए, तो डीएनए आइसोलेट कर लिए। और इस डीएनए आइसोलेट करने के बाद तुम उसका डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूज कर दिया, क्लियर हो गया। अब यहाँ पे जो ये डीएनए आइसोलेट किए, ये तुमको पता ही नहीं कि ये जो डीएनए तुम्हारा है ये ओल्ड न्यू वाला है या न्यू न्यू वाला जुड़ा हुआ है, ये पता। लेकिन जब यहाँ पे तुम डेंसिटी ग्रेडियंट किए, तो डेंसिटी ग्रेडियंट करने के बाद तुम्हारा जो बेंड मिल रहा है, वो बेंड इस बेंड से ऊपर मिल रहा है, इस बेंड से ऊपर मिल रहा है, और सिंगल बेंड मिल रहा है। कितना बेंड मिल रहा है, सिंगल बेंड मिल रहा है। क्लियर हो गया। तो यहां पे आपको सिंगल बेंड मिल रहा है और बॉटम से 2 सेंटीमीटर ऊपर मिल रहा है, क्लियर हो गया। तो ये एकदम क्लियर हो गया कि आपको सिंगल बेंड ही मिला है। ये जो बेंड आपको मिला है, ये सिंगल बेंड मिला है, सिंगल बेंड, क्लियर हो गया। और ये सिंगल बेंड तभी संभव है जब डीएनए रेप्लिकेशन सेमी कंजर्वेटिव होगा। यहाँ पे देखिए, हम आपको बना के दिखाते हैं। अब यहाँ पे जो ये डीएनए रेप्लिकेशन हुआ होगा, तो इस डीएनए रेप्लिकेशन में, यहां से लेकर के इधर आ जाइए, इस डीएनए रेप्लिकेशन में हुआ क्या होगा इस मीडियम में, तो पहले दोनों स्ट्रैंड सेपरेट हुआ होगा। ये हो गया होगा N15 और ये N15, और इस मीडियम में जो 14 है, तो 14 वाला तो न्यू स्ट्रैंड बनाएगा, तो इसी पे न्यू स्ट्रैंड बनेगा, ये इस पे भी न्यू स्ट्रैंड बनेगा, ये हो जाएगा N14 और ये N14। अब ये 15 और 14 29, ये भी 29 हो गया, और 15 14 ये भी 29 हो गया। ये जस्ट पैरामीटर मानने के लिए बोले। तो ये जो 29 है, ये दोनों सेम मोलेकुलर वेट का हो गया, तो दोनों का डेंसिटी क्या होगा, सेम, तो दोनों एक ही जगह पे आएगा। तो इसमें दोनों एक ही जगह पे आएगा, तो इस करके एक बेंड मिला, और इस एक बेंड में एक ओल्ड होगा और एक न्यू होगा, तभी संभव है। इसीलिए करके मैं एक ब्लैक से दिखा दिया, एक ब्लू से दिखा दिया। तो एक ओल्ड और एक न्यू होगा, एक ओल्ड और एक न्यू होगा, इस तरह का कॉम्बिनेशन होगा, तभी आपको सिंगल बेंड मिलेगा। यदि दोनों ओल्ड ओल्ड एक साथ हो जाए और दोनों न्यू न्यू एक साथ हो जाए, तो 15 15 30 हो जाता, और 14 14 क्या होता, 28, तब तो आपको 2 बेंड मिलता। तो यहाँ पे चूंकि सिंगल बेंड मिल रहा है, इसलिए करके, और वो जो सिंगल बेंड मिल रहा है, इसलिए करके आपका ये प्रूफ हो जा रहा है कि डीएनए रेप्लिकेशन सेमी कंजर्वेटिव है, कोई डाउट नहीं है। अब आइए, अब तीसरा स्टेप में इसी को जब हम लोग इसको और अगले 20 मिनट के लिए छोड़ेंगे, कितने मिनट के लिए छोड़ेंगे, तो अगले 20 मिनट को इसी में यदि हम लोग छोड़ दे, तो फिर ये चारों स्टेन टेम्पलेट का काम करेगा। तो ब्लैक वाला अलग दोनों साइड से, इसका पहले ब्लैक और ब्लू अलग हो गया, फिर इसका ब्लैक और ब्लू क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा, तो ब्लू अलग हो गया और इधर से ब्लैक अलग हो गया। और मीडियम अभी भी कौन सा है, N14। ये इस 20 मिनट के लिए छोड़े और फिर इसको अगले 20 मिनट के लिए छोड़ रहे हैं, अगले 20 मिनट के लिए। तो यहां से लेकर के यहां तक कितना मिनट हो गया, 40 मिनट। तो अगले 20 मिनट के लिए छोड़ेंगे, तो इसमें आपका क्या बनेगा, न्यू स्टैंड N14 का बनेगा। तो N14 का स्टैंड इस पे भी बन गया, इस पे भी बन गया, इस पे भी बन गया, इस पे भी बन गया। अब यहाँ पे 2 बेंड मिलेगा, कैसे, तो ब्लैक वाला 15 है और ये ब्लू वाला क्या है, 14। ब्लू वाला क्या है, 14, सब जगह 14 कर दिया, ये 14, ये भी 14, ये भी 14, ये भी 14, ये भी 14, और ये आपका है ब्लैक वाला 15, ये 15, और ये भी आपका हो गया 15। तो अब यहाँ पे 2 स्टेन इसलिए मिलेगा, 2 बेंड इसलिए मिलेगा, 15 14 29 और 15 14 29, ये दोनों तो एक साथ हो जाएगा, और 14 14 28 और 14 14 28 एक साथ हो जाएगा। तो इसका यदि आप रन करोगे, इसका यदि आप रन करोगे क्या, तो डेंसिटी ग्रेडियंट यदि करोगे, डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूज करोगे, तो आपको यहाँ पे 2 बेंड मिलेगा। एक बेंड तो एग्जैक्ट इसी जगह पे मिल जाएगा, यानी 2 सेंटीमीटर के लेंथ पे, क्योंकि 15 14 इसमें भी है, 15 14 इसमें 29 यहाँ भी है, और इसमें भी आपका क्या था, 29 था।
इस पे भी आपका यहाँ पे जो आप बात कर रहे थे, तो ये भी आपका क्या था, तो 15, 14, 29 था, ये 15 और ये भी 15, तो 15, 14, 15, 14, ये 29 था, इसलिए करके यहाँ पे सिंगल बेंड मिला, इसका सिंगल बेंड आया है। डाउट, आप जैसे 20 मिनट के लिए छोड़े तो डीएनए आइसोलेट किए, तो डीएनए आइसोलेट किए तो सिंगल बेंड मिला, और सिंगल बेंड इससे तभी संभव है जब एक ओल्ड एक न्यू, एक ओल्ड और एक न्यू रहेगा। को डाउट, इसलिए करके यहाँ पे आपको सिंगल बेंड मिल गया। जब फर्दर इसको उसी मीडियम में 20 मिनट के लिए छोड़े तो सारे स्टेंट टेम्पलेट का काम करने लगा और उस पर एक न्यू स्टेंट 14 वाला आया। तो अब इसमें यदि आप देखोगे तो 15, 14, 15, 14, 29 हो गया, तो 29 का एक बेंड आएगा, और 14, 14, 28, 14, 14, 28, तो इसका एक बेंड आएगा। तो इसमें दो बेंड आपको मिलेंगे। एक बेंड तो 29 वाला जो पहले वाला पोजीशन है उसी पे मिलेगा, तो एक बेंड ये 2 से नीचे से 2 सेंटीमीटर ऊपर मिला, जो कि सेम पैटर्न पे है। एक स्टैंड ब्लू, एक स्टैंड ब्लू और एक स्टैंड आपका ब्लैक। ब्लैक वाला हेवियर है जो कि 15 से रिप्रेजेंट हो रहा है, और ब्लू वाला जो है वो लाइटर है जो कि 14 से रिप्रेजेंट हो रहा है। क्लियर हो गया? तो ये एक मिलेगा, और एक मिलेगा 14, 14, 28 है, तो यानी ये आपका 15, 14 है, तो इसका मतलब 15 एंड 14 वाला है, तो 29 है, और 14, 14, 28 तो इसके ऊपर चला जाएगा, और वो केवल ब्लू वाला होगा। वो केवल क्या होगा? ब्लू वाला। यहाँ पे आपका क्या होगा? केवल ब्लू वाले आपके स्टैंड होंगे जिसका की डेंसिटी नीचे वाला 15 और 14 वाले से कम होगा। तो इसका मतलब हो गया ये दोनों का ये स्टैंड हो गया, कोई डाउट नहीं है। और इस दोनों का ये वाला हो गया बेंड। क्या हो गया? यहाँ 15, 14, 29 और 15, 14, 29, तो ये दोनों का जो बेंड मिलेगा ये नीचे वाला मिलेगा, डेंसिटी ज्यादा हो गया, और इस दोनों का बेंड इसके ऊपर वाला मिलेगा, क्योंकि 14, 14, 28 ये 14, 14 का है। कोई डाउट नहीं है। और इस तीनों का मिलाकर के यदि हम लोग एक लेकर के आ जाए, एक डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूज लेकर के आए, तो यहाँ पे 15, 15 वाला जो बेंड होगा वो नीचे मिलेगा, 15, 15 एंड 15 एंड 15, और इसके ऊपर जो मिलेगा वो 15 एंड 14 वाला, एंड 15 एंड 14, और इसके ऊपर जो मिलेगा वो मिलेगा N14 और N14 वाला। तो यही बेंड आपका बताता था कि डीएनए रेप्लिकेशन क्या होता है? सेमी कंजर्वेटिव होता है। कोई डाउट? क्लियर एकदम? तो यहां से पैटर्न आप याद रखिएगा। पहला जो बैक्टीरिया ग्रो कराए सेवरल टाइम तक, उसको किस मीडियम में ग्रो करवाया? N15 मीडियम में, और वो सेवरल टाइम तक ग्रो कराया, इसलिए सारे बेंड उसके N15 का था। उसमें से कुछ बैक्टीरिया को आइसोलेट करके डीएनए आइसोलेट किया और उसको डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूज किया, तो सिंगल बेंड मिला, जिसको मैं मान लिया कि बॉटम से 1 सेंटीमीटर ऊपर। जितना ऊपर जाता जाएगा डेंसिटी उतना कम होता जाएगा, और जितना नीचे जाता जाएगा उतना डेंसिटी बढ़ता चला जाएगा। क्लियर हो गया? तो अब मैं फिर इसी बैक्टीरिया को अब N14 में ट्रांसफर कर दिया। इसमें से कुछ बैक्टीरिया निकाला और किस मीडियम में ट्रांसफर कर दिया? N14 मीडियम में ट्रांसफर कर दिया। और कितने मिनट के लिए छोड़ दिया? 20 मिनट के लिए छोड़ दिया। और 20 मिनट के छोड़ने के बाद उससे क्या किया? डीएनए आइसोलेट किया। पहले डीएनए आइसोलेट करके जब डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूज किया तो सिंगल बेंड मिला, और इस सिंगल बेंड का जब एनालिसिस करना शुरू किया तब हमको पता चल गया, इस सिंगल बेंड का जब एनालिसिस किया तो पता चल गया कि एक बेंड ओल्ड है, एक बेंड न्यू है। तो पहले ये हमको पता चला या पहले ये बेंड पता चला? तो पहले बेंड पता चला, फिर इसका हम लोग क्या किए? एनालिसिस किए। तो एनालिसिस जब किए तो हम देखे कि जब 15, 15 एक साथ यदि चला जाता और उससे 14, 14 यदि एक साथ जाता तो 15, 15 30 हो जाता, 14, 14 28 हो जाता, तो दो बेंड यहाँ पे मिलना चाहिए था अलग अलग। लेकिन मिला कितना बेंड है? तो सिंगल बेंड मिला है। उस सिंगल बेंड में एक ब्लू है और एक ब्लैक है। तो यहाँ पे इसका मतलब दो बेंड नहीं मिला, सिंगल बेंड मिला। तो सिंगल बेंड कब संभव है? तो एक 15 हो जाए, यानी एक ओल्ड वाला हो जाए और एक न्यू वाला हो जाए, एक ओल्ड वाला हो जाए और एक न्यू वाला आ जाए, तो इस दोनों का मोलेकुलर वेट क्या आ जाएगा? सेम 29, इसलिए करके सिंगल बेंड मिला। तो पहले डीएनए आइसोलेट किया, डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूज किया, बेंड मिला, एनालिसिस किया, तब पता चल गया कि एक ओल्ड और एक न्यू आएगा, तभी सिंगल बेंड मिल सकता है। तो इस जगह से ही हमको पता चल गया कि डीएनए रेप्लिकेशन सेमी कंजर्वेटिव होता है।
कोई डाउट नहीं है। अब आइए फिर इसको, इसी बैक्टीरिया को अगले 20 मिनट के लिए किस मीडियम पे छोड़ दिया, N14 पे छोड़ दिया। अब छोड़ दिया N14 पे, तो जितने भी बेंड हैं, जितने भी स्टैंड हैं, सारे स्टैंड टेम्पलेट का काम करे। तो सारा को पहले चारों को अलग कर दिए थे, फिर नया वाला ब्लू वाला बना दिया, फिर जब जोड़ा तो 15 14 तो 29 हो गया, और इधर 15 14 29 हो गया। तो ये दोनों मिलकर के एक बैंड हो गया 29 का, और ये दोनों मिलकर के एक बैंड हो गया 28 का। तो जो पहले 29 का मिला था उसी पोजीशन पे इसमें आ गया, और उसके ऊपर वाला आ गया। लेकिन ये वाला बता रहा है कि डीएनए रेप्लिकेशन सेमी कंजर्वेटिव होता है। अब आइए यहाँ पे एक और काम करते हैं। सेंट्रीफ्यूज, आप जो डेंसिटी ग्रेडियंट जो सेंट्रीफ्यूज आप करते हो, तो इस डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूज में इसको यदि आप 3 पार्ट में डिवाइड करें, तो ऊपर वाला जैसे हो गया अपर, बीच वाला हो गया मिडिल, ये हो गया मिडिल, और नीचे वाला हो गया बॉटम, ये हो गया बॉटम। तो याद रखिएगा कि बॉटम का डेंसिटी सबसे ज्यादा होगा। तो यहां बॉटम पे यदि आप बात करोगे तो दिख रहा होगा, तो बॉटम का यदि तुम बात करोगे तो हाइयर डेंसिटी, ये हाइयर डेंसिटी होगा, हाइयर डेंसिटी। और जब आप अपर रीजन पे चले जाओगे तो ये लोएस्ट डेंसिटी। अब मिडिल वाला का क्या होगा, लोअर डेंसिटी। ये हाइयर डेंसिटी हो गया, या हाईएस्ट डेंसिटी हो गया, ये लोअर डेंसिटी होगा, ये लोएस्ट डेंसिटी। तो जैसे जैसे ऊपर जाओगे तो तुम्हारा डेंसिटी क्या होता जाएगा, कम होता चला जाएगा, और नीचे आओगे तो डेंसिटी क्या होगा, बढ़ता जाएगा। अब उम्मीद करते हैं कि ये आपका क्लियर हो गया होगा। कोई डाउट इसमें?